न्यायाधीश द्वारा रसोइये को चोरी के आरोप में दोषी ठहराने से ठीक पहले 11 साल की एक बच्ची ने बोलने की अनुमति मांगी और अपना मोबाइल फोन निकाला। बच्ची ने अदालत में जो दिखाया उससे सभी खड़े हो गए। अदालत में पुरानी लकड़ी और डर की गंध थी। 40 वर्षीय राधा शर्मा हथकड़ी लगाए और दिल टूटे हुए न्यायाधीश के सामने खड़ी थी। उसने वही ग्रे ड्रेस पहनी थी जो वह खाना बनाने के लिए पहनती थी, क्योंकि उसे गिरफ्तारी के समय कपड़े बदलने की अनुमति नहीं मिली थी। जज राकेश वर्मा उसे अपने ऊंचे मंच से ऐसे देख रहे थे जैसे कोई कीड़े को कुचलने से पहले देखता है। राधा शर्मा, जज ने गंभीर आवाज में पढ़ा, आप पर 1.5 करोड़ रुपये के हीरे के हार की चोरी का आरोप है। यह श्रीमती मीना देवी की संपत्ति है। अपराध की गंभीरता और यह देखते हुए कि आपके पास आर्थिक संसाधन, सक्षम कानूनी सहायता नहीं है और पीड़ित के निवास स्थान तक सीधी पहुंच थी, यह अदालत मानती है कि भागने का उच्च जोखिम है। राधा बात करना चाहती थी, लेकिन उसके गले में गांठ उसे बोलने नहीं दे रही थी। उसने उस घर में 12 साल काम किया था। 12 साल खाना बनाना, सफाई करना, सेवा करना, 12 साल एक रहस्य को छिपाना जो हर रात उसकी आत्मा को जलाता था। और अब वह वहीं थी, उसी महिला द्वारा चोर होने का आरोप लगाया जा रहा था जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। प्रारंभिक सजा जज ने जारी रखा, जमानत के अधिकार के बिना 15 साल जेल होगी। अदालत में एक फुसफुसाहट दौड़ गई। बचाव पक्ष का वकील, एक युवा व्यक्ति जिसे राज्य ने सिर्फ 2 दिन पहले नियुक्त किया था, ने अपने कागजों से नजर भी नहीं हटाई। उसके पास कोई तर्क नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। मीना देवी पहली पंक्ति में बैठी थी, काले कपड़े पहने हुए, मानो वह किसी त्रासदी की शिकार हो। वह शालीनता से रो रही थी, रेशमी रुमाल से अपने आंसू पोंछ रही थी। उसके बगल में उसका वकील, देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक, संतुष्टि से सिर हिला रहा था। वह हार मेरी मां का था, मीना ने सिसकते हुए कहा। जब उसे बोलने का मौका मिला, उसका भावनात्मक मूल्य अनमोल है, और उस महिला ने, जिस महिला के लिए मैंने अपने घर के दरवाजे खोले थे, उसने उसे चुरा लिया। राधा को आखिरकार उसकी आवाज मिल गई। मैंने कुछ नहीं चुराया, उसने दृढ़ता से लेकिन कांपते हुए कहा। मैं निर्दोष हूं। जज वर्मा ने अपने हथौड़े से उसे टोका। शांति, सबूत अकाट्य हैं। हार आपके सामान में पाया गया था, क्योंकि किसी ने उसे वहां रखा था। क्या आप श्रीमती मीना पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही हैं? राधा ने सीधे मीना की ओर देखा। एक पल के लिए करोड़पति का रोना बंद हो गया। उनकी आंखें मिलीं और उस नजर में राधा ने वही देखा जो उसने हमेशा देखा था, शुद्ध नफरत, शालीनता के भेष में। हां, राधा ने जवाब दिया। वह झूठ बोल रही है। जज हल्का मुस्कुराया, मानो यह जवाब वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि आरोपी पीड़ित को बदनाम कर रही है। यह उसकी स्थिति को और खराब करता है। राधा को लगा कि उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है। सब कुछ तय था। जज, मुकदमा, सजा, सब कुछ एक नाटक था। लेकिन क्यों? मीना एक साधारण रसोइये को नष्ट करने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रही थी? जवाब पब्लिक गैलरी में, तीसरी पंक्ति में, बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देख रही बच्ची बैठी थी। एक 11 साल की बच्ची जिसके बाल चोटी में बंधे थे। प्रिया, मीना की बेटी, या कम से कम यही सब मानते थे। बचाव पक्ष का वकील अनिच्छा से खड़ा हुआ। उसका नाम एडवोकेट रोहन गुप्ता था। वह 28 साल का था और यह उसका 5वां मामला था। पिछले 4 वह हार चुका था। माई लॉर्ड, उसने अनिश्चित आवाज में कहा, मेरा मुवक्किल अपनी बेगुनाही का दावा करता है। हम सबूत इकट्ठा करने के लिए और समय का अनुरोध करते हैं। जज वर्मा ने उसे देखा भी नहीं। बचाव पक्ष के पास पर्याप्त समय था। मुकदमा जारी है। लेकिन श्रीमान जज, मुझे यह मामला सिर्फ 48 घंटे पहले सौंपा गया था। मैं नहीं कर पाया। क्या आप इस अदालत की दक्षता पर सवाल उठा रहे हैं? एडवोकेट गुप्ता, युवा वकील ने घबराकर निगल लिया। वह जानता था कि राकेश वर्मा का विरोध करना एक पेशेवर आत्महत्या थी। जज के हर जगह संपर्क थे। जिन वकीलों ने उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी, वे बिना नौकरी, बिना मुवक्किल, बिना भविष्य के रह जाते थे। नहीं श्रीमान जज, मैं सिर्फ विचार करने का अनुरोध करता हूं। विचार, जज ने व्यंग्य से दोहराया। श्रीमती मीना को आरोपी के कपड़ों के बीच छिपा हुआ हार मिला था। तस्वीरें हैं, चोरी की खोज के समय के गवाह हैं। आपको और क्या चाहिए? एडवोकेट, खून से हस्ताक्षरित एक कबूलनामा। अदालत में कुछ लोग हंसे। राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे वह सटीक क्षण याद आया जब सब कुछ बिखरना शुरू हुआ था। 3 दिन पहले वह नाश्ता बना रही थी। अंडे की भुजिया, कटे हुए फल
ताजा संतरे का रस, हमेशा की तरह। तभी उसने मीना की चीखें सुनी, मेरा हार, किसी ने मेरा हार चुरा लिया। राधा दौड़कर ऊपर गई। उसने मीना को अपने कमरे में खुला और खाली ज्वेलरी बॉक्स के साथ पाया। कर्मचारी हॉलवे में इकट्ठा हुए। माली रामू काका, काम वाली बाई गीता, ड्राइवर सुरेश, सब भ्रमित थे। कोई भी इस घर से नहीं जाएगा जब तक वह नहीं मिल जाता। मीना ने आदेश दिया। पुलिस को बुलाया गया। 2 अधिकारियों ने हर कमरे की तलाशी ली। जब वे सेवा विंग में राधा के छोटे से कमरे में गए तो उन्हें अलमारी में एक ब्लाउज में लिपटा हुआ हार मिला। मैंने उसे वहां नहीं रखा, राधा ने कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई जबकि मीना उंगली से इशारा कर रही थी। चोरनी नागिन, 12 साल काम दिया और तुम मुझे ऐसे चुकाती हो। प्रिया सीढ़ियों पर थी, भयावहता के भाव के साथ सब कुछ देख रही थी। जब उसकी आंखें राधा की आंखों से मिलीं तो बच्ची ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने उस नजर में कोई अपराध नहीं देखा, उसने उदासी देखी, एक गहरी पुरानी उदासी, मानो राधा वर्षों से इस पल का इंतजार कर रही हो। अदालत का दूसरा घंटा शुरू हो गया था। मीना के वकील एडवोकेट संजय कुमार नामक एक धूसर बालों वाले व्यक्ति सबूत पेश करने के लिए खड़े हुए। माई लॉर्ड, कृपया मुझे अधिकारियों द्वारा खोज के समय ली गई तस्वीरें दिखाने की अनुमति दें। एक स्क्रीन चालू हुई। राधा के कपड़ों के बीच चमकते हीरे के हार की तस्वीर दिखाई दी। फिर एक और तस्वीर, खुली अलमारी, फिर एक और। गिरफ्तारी के समय राधा का चेहरा, उसकी आंखों में आंसू, जैसा कि अदालत देख सकती है। संजय ने जारी रखा, अपराध में कोई संदेह नहीं है। हार उसके कब्जे में था। आरोपी की हवेली तक असीमित पहुंच थी। और यदि मुझे अनुमति दें, माई लॉर्ड, रिकॉर्ड बताते हैं कि श्रीमती शर्मा पर काफी कर्ज है। यह सच नहीं है, राधा चिल्लाई। जज ने अपना हथौड़ा मारा। एक और रुकावट और मैं आपको अदालत से बाहर कर दूंगा। एडवोकेट संजय मुस्कुराया। बैंक रिपोर्टों के अनुसार आरोपी पर मालदीव निवास के बाहर एक छोटे से अपार्टमेंट के 3 महीने के किराए का बकाया है। उस पर 5 साल पहले का एक अस्पताल का कर्ज भी है जिसे उसने कभी नहीं चुकाया। मकसद साफ है, उसे पैसे की जरूरत थी। राधा ने मुट्ठी भींच ली। हाँ, उस पर कर्ज था। मीना उसे जो दयनीय वेतन देती थी उसमें किस पर कर्ज नहीं होता था। लेकिन उसने कभी नहीं, अपने सबसे बुरे पलों में भी चोरी नहीं की होती। और उस घर से तो बिल्कुल भी नहीं। मीना के लिए नहीं, प्रिया के लिए। इसके अलावा संजय ने जोड़ा, हमारे पास श्रीमती मीना की गवाही है। मीना एक टेलीविजन सीरियल अभिनेत्री की शालीनता के साथ खड़ी हुई। राधा हमेशा एक आरक्षित महिला थी। उसने शुरू किया, मुझे उसके जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। मैंने उसे 12 साल पहले काम पर रखा था क्योंकि उसे काम की जरूरत थी और मुझे उस पर तरस आया। लेकिन समय के साथ मैंने अजीब चीजें देखी। कभी कभी मैं उसे घर के उन हिस्सों में पाती थी जहां उसका कोई काम नहीं था। कभी कभी मैं उसे लालची भाव से अपने गहनों को देखते हुए देखती थी। झूठ। राधा खुद को रोक नहीं पाई। शांति, जज ने आदेश दिया। मैंने उसके लिए अपने घर के दरवाजे खोले थे। मीना ने जारी रखा, एक परफेक्ट आंसू गिराते हुए। मैंने उसे काम दिया जब कोई और नहीं देता और वह मुझे ऐसे चुकाती है, मेरी मां की एकमात्र बची हुई चीज चुराकर। जनता में आक्रोश की फुसफुसाहट हुई। कुछ ने राधा को तिरस्कार से देखा, दूसरों ने सिर हिलाया। राय स्पष्ट थी, वह दोषी थी। लेकिन तीसरी पंक्ति में प्रिया अपनी मां को प्रशंसा से नहीं देख रही थी, वह उसे संदेह से देख रही थी। क्योंकि 3 रात पहले प्रिया ने कुछ ऐसा देखा था जो किसी और ने नहीं देखा था। कुछ ऐसा जो वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। कुछ ऐसा जिसे उसने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, यह जाने बिना कि क्यों। हमारी कहानी जारी रखने से पहले मैं संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, स्पेन, इटली, वेनेजुएला, उरुग्वे, पराग्वे, डोमिनिकन गणराज्य, प्योर्टो रिको, अल सल्वाडोर, इक्वाडोर, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, क्यूबा, कनाडा, फ्रांस, पनामा, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास में अपने श्रोताओं को एक बहुत ही खास अभिवादन देना चाहता हूं। आप दुनिया के किस हिस्से से हमें सुन रहे हैं, नमस्ते कहने के लिए टिप्पणी करें। सभी को आशीर्वाद। कहानी जारी रखते हुए जज वर्मा ने झूठी गंभीरता के साथ अपने कागजात की समीक्षा की। अदालत में हर कोई जानता था कि सजा पहले ही तय हो चुकी थी, बस उसे सुनाया जाना बाकी था। गवाहों की गवाही और सबूतों की समीक्षा के बाद उन्होंने शुरू किया, यह अदालत राधा शर्मा को विश्वास के दुरुपयोग द्वारा गंभीर चोरी के अपराध का दोषी पाती है। राधा को लगा कि उसके पैर कमजोर पड़ रहे हैं। अंतिम सजा सांता रोजा महिला जेल में 15 साल की कैद होगी।
दोषी को पहले 10 साल के दौरान जमानत या समय से पहले रिहाई का अधिकार नहीं होगा। नहीं, राधा ने बुदबुदाया। ऐसा नहीं हो सकता। वकील रोहन गुप्ता ने हार मानकर अपना सिर झुका लिया। उसने अपील करने की कोशिश भी नहीं की। मीना ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए अपने रूमाल को अपनी आंखों तक पहुंचाया। जज ने अंतिम प्रहार करने के लिए अपना हथौड़ा उठाया। इसीलिए उसने घोषणा की। अदालत के दरवाजे खुले। सब लोग मुड़े। एक बच्ची अपने स्कूल की वर्दी पहने और आधी खुली चोटी के साथ दौड़ते हुए अंदर आई। वह प्रिया सिंह थी। रुकिए, उसने चिल्लाया, मुझे कुछ कहना है। जज वर्मा ने भौहें चढ़ाईं। इस बच्ची को किसने अंदर आने दिया? गार्ड, इसे तुरंत बाहर निकालो। नहीं, प्रिया सामने की ओर भागी। मेरे पास एक सबूत है। राधा निर्दोष है। अदालत में फुसफुसाहट एक शोर में बदल गई। मीना खड़ी हो गई, चूने की तरह पीली। प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। मैं भाग गई, बच्ची ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आज उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। जज ने अपना हथौड़ा 1, 2, 3 बार मारा। आदेश, अदालत में शांति। इस बच्ची को यहां रहने का अधिकार नहीं है। गार्ड, मेरे पास एक वीडियो है। प्रिया ने अपनी जेब से अपना फोन निकालते हुए चिल्लाया, और सभी को इसे देखना होगा। चुप्पी पत्थर की तरह छा गई। मीना गुस्से में अपने बेटी की ओर एक कदम बढ़ी। वह फोन मुझे अभी दो। नहीं प्रिया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। नहीं। बच्ची पीछे हट गई। मैं तुम्हें राधा को बर्बाद नहीं करने दूंगी। उसने कुछ गलत नहीं किया और मेरे पास सबूत है। जज वर्मा ने मीना की ओर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं। यह एक संक्षिप्त क्षण था, लेकिन राधा ने इसे देखा। उनके बीच कुछ था, एक मिली भगत जो इस मुकदमे से कहीं आगे थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह नामक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो तब तक चुप था, खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, मैं अनुरोध करता हूं कि नाबालिग को अपना सबूत पेश करने की अनुमति दी जाए। यदि यह मामले के लिए प्रासंगिक है तो अदालत का कर्तव्य है कि वह इस पर विचार करे। जज ने अपनी जबड़े कस ली। यह अत्यधिक अनियमित है। एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना भी अनियमित है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया। जज वर्मा ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह को स्पष्ट चीड़ के साथ देखा। उसे उस पक्ष से कोई प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी। अजय सिंह को न्यायिक प्रणाली में 20 साल हो गए थे और वह एक ईमानदार व्यक्ति, जिसे डराना मुश्किल था, के रूप में प्रसिद्ध था। जज ने उसे कम आंकने की गलती की थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिंह, जज ने कहा, यह बच्ची 11 साल की है। उसे वैध गवाह नहीं माना जा सकता है। मैं उससे गवाही देने का अनुरोध नहीं कर रहा हूं, माय लॉर्ड। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि एक भौतिक सबूत की समीक्षा की जाए जिसे वह रखने का दावा करती है। यदि यह एक वीडियो है तो इसे रिकॉर्ड करने वाले की उम्र से स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। मीना कांपती आवाज में बोली, माय लॉर्ड, मेरी बेटी स्पष्ट रूप से परेशान है। उसके पिता के हमें छोड़ने के बाद से उसे भावनात्मक समस्याएं हुई हैं। वह चीजें बनाती है। उसे नौकरों से बहुत लगाव है। मैं झूठी नहीं हूं, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। और मेरे पिता ने हमें नहीं छोड़ा। आपने उन्हें जाने के लिए मजबूर किया। फुसफुसाहट फिर बढ़ गई। जज ने हथौड़ा मारा। शांति। बच्ची, यह एक अदालत है, सर्कस नहीं। यदि आपके पास कुछ दिखाने के लिए है तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सौंपो और वह तय करेगा कि यह प्रासंगिक है या नहीं। नहीं, प्रिया ने जवाब दिया। मैं चाहती हूं कि सब लोग इसे अभी देखें। संजय, मीना का वकील, मंच की ओर बढ़ा। माय लॉर्ड, यह समय की बर्बादी है। बच्ची को स्पष्ट रूप से आरोपी ने हेरफेर किया है। राधा ने मुझे हेरफेर नहीं किया, प्रिया चिल्लाई। उसे पता भी नहीं है कि मेरे पास यह वीडियो है। राधा अविश्वास में सब कुछ देख रही थी। वह बच्ची, जिसे उसने बचपन से बड़ा होते देखा था, उसके लिए सब कुछ जोखिम में डाल रही थी। क्यों? प्रिया ने ऐसा क्या देखा था जिसने उसे ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित किया था? पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह शांति से प्रिया की ओर चला। प्रिया, है ना? बच्ची ने सिर हिलाया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वीडियो में क्या है? यह दिखाता है कि राधा के कमरे में हार किसने रखा था। चुप्पी पूरी तरह से छा गई। और आपने वह वीडियो कब रिकॉर्ड किया था? राधा की गिरफ्तारी से 3 रात पहले। अजय सिंह जज की ओर मुड़ा। माय लॉर्ड, यह जानकारी संभावित रूप से दोषमुक्ति के लिए है। इसकी समीक्षा करने से इनकार करना एक गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता होगी। जज वर्मा फंस गए थे। यदि वह इनकार करते तो वह पूरी अदालत के सामने बेनकाब हो जाते। यदि वह स्वीकार करते तो वीडियो सब कुछ बर्बाद कर सकता था। उसने मीना की ओर देखा। वह पीली थी, उसके होंठ दबे हुए थे। ठीक है, जज ने आखिरकार कहा, वीडियो चलाओ। लेकिन अगर यह एक नाटक निकला
तो आरोपी को नाबालिग को हेरफेर करने के अतिरिक्त आरोपों का सामना करना पड़ेगा। प्रिया अपने फोन को ऊंचा उठाए हुए अदालत के बीच में चली। यह कोई नाटक नहीं है, उसने कहा, यह सच है। अदालत के तकनीशियन ने प्रिया के फोन को मुख्य स्क्रीन से जोड़ा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ काला रहा, फिर एक धुंधली छवि दिखाई दी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह एक लंबा गलियारा था जो एक खिड़की से आने वाली रोशनी से मुश्किल से रोशन था। कैमरा थोड़ा कांप रहा था। यह संकेत था कि रिकॉर्डिंग करने वाला छिपा हुआ था। टाइमर सुबह के 2:47 बजे दिखा रहा था। गलियारे के अंत में एक दरवाजा खुला। उससे क्रीम रंग के रेशमी बाथरोब में एक आकृति निकली, मीना देवी। वह पैर के पंजों पर चल रही थी, दोनों ओर देख रही थी जैसे कोई पकड़े जाने से डरता हो। अदालत के कमरे में कोई सांस नहीं ले रहा था। वीडियो में मीना दूसरे दरवाजे तक पहुंची, सेवा विंग में राधा के कमरे तक। उसने सावधानी से दरवाजा खोला, वह अंदर गई। कैमरे ने बेहतर कोण की तलाश में घुमाव किया और खुले दरवाजे के गैप से कैप्चर करने में कामयाब रहा। मीना राधा की अलमारी के सामने खड़ी थी। उसने अपने बाथरोब की जेब से कुछ निकाला, कुछ ऐसा जो अंधेरे में भी चमक रहा था। हीरे का हार। सटीक हरकतों के साथ मीना ने हार को एक ब्लाउज में लपेटा और उसे अलमारी के सबसे नीचे छिपा दिया। फिर उसने दरवाजे बंद कर दिए, जांच की कि सब कुछ अपनी जगह पर था और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जाने से पहले उसने कुछ और किया। वह गलियारे में रुकी और कुछ फुसफुसाया। रिकॉर्डिंग ने उसके शब्दों को स्पष्ट रूप से कैद किया। वह महिला इस घर में नहीं रह सकती, वह बहुत कुछ जानती है। वीडियो समाप्त हो गया। अदालत में इतनी गहरी चुप्पी थी कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। राधा की आंखों में आंसू थे, उदासी के नहीं, राहत के। किसी ने आखिरकार सच देखा था। मीना कांपते हुए खड़ी हुई। वह वीडियो झूठा है। मेरी बेटी ने उसे हेरफेर किया है। उसे नहीं पता कि वह क्या कर रही है। झूठा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह ने कहा। श्रीमती मीना, आपको स्पष्ट रूप से आरोपी के सामान में हार लगाते हुए देखा गया है। आप इसकी व्याख्या कैसे करती हैं? यह एक फर्जीवाड़ा है। उस बच्ची की तकनीक तक पहुंच है, वह कर सकती थी। एक 11 साल की बच्ची ने सुबह 3 बजे अपनी ही मां का एक डीपफेक बनाया। अजय सिंह ने सिर हिलाया। यह बेतुका है और आप यह जानते हैं। जज वर्मा ने जोर से हथौड़ा मारा। आदेश। इस वीडियो को फॉरेंसिक विश्लेषण की आवश्यकता है। मैं 3 दिनों के लिए अवकाश घोषित करता हूं, जबकि विशेषज्ञ इसकी प्रामाणिकता का निर्धारण करते हैं। आपत्ति। अजय सिंह चिल्लाया। वीडियो स्पष्ट सबूत है। अभी मुकदमा स्थगित करना सबूत छिपाना होगा। मैंने कहा, अवकाश। जज खड़ा हुआ। और एक और शब्द, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और मैं आपको अदालत की अवमानना का आरोप लगाऊंगा। अजय सिंह ने मुट्ठी भींच ली, लेकिन चुप रहा। वह अपनी लड़ाइयों का चयन करना जानता था। जबकि गार्ड राधा को उसकी कोठरी में वापस ले जा रहे थे, प्रिया उसके करीब आने में कामयाब रही ताकि वह उसके कान में कुछ कह सके। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगी, मैं वादा करती हूं। जज वर्मा द्वारा आदेशित 3 दिनों का अवकाश वीडियो का विश्लेषण करने के लिए नहीं था, यह समय खरीदने के लिए था। उसी रात राकेश वर्मा ने अपनी कार शहर के बाहर एक विशेष आवासीय क्षेत्र में चलाई। वह सुनहरी ग्रिल्स और परफेक्ट बगीचों वाले एक घर के सामने रुके, मालदीव हवेली। मीना उसका इंतजार अध्ययन कक्ष में कर रही थी। हाथ में शराब का गिलास था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी, बल्कि नियंत्रित घबराहट थी। आपने यह कैसे होने दिया? उसने उसके अंदर आते ही कहा। मुकदमा आज ही सुलझ जाना चाहिए था। वर्मा ने बार से व्हिस्की खुद के लिए डाली। आप ही हैं जिसने उस बच्ची को पाला। आपको कैसे पता नहीं चला कि उसने आपको रिकॉर्ड कर लिया? मुझे लगा वह सो रही थी। खैर, स्पष्ट रूप से वह नहीं सो रही थी। मीना खिड़की की ओर चली। बाहर बगीचे की रोशनी लंबी परछाइयां डाल रही थी। हमें उस वीडियो के साथ कुछ करना होगा। यह पहले से ही अदालत के हाथों में है। मैं संदेह पैदा किए बिना इसे नष्ट नहीं कर सकती। तो उसे बदनाम करो। विशेषज्ञों को ढूंढो जो कहें कि यह झूठा है। वर्मा ने सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह एक समस्या है। मैं उसे खरीद नहीं सकता और मैं उसे डरा नहीं सकता। वह 20 साल से साफ है। उसके बारे में कुछ गंदा ढूंढो। हर किसी के पास कुछ छिपाने के लिए होता है। जज ने उसे ठंडी आंखों से देखा। देखें कौन छिपाने की बात कर रहा है। मीना उसकी ओर मुड़ी। शुरू मत करो राकेश, हम इसमें 15 साल से एक साथ हैं। अगर मैं गिरती हूं तो तुम भी गिरोगे, मुझे पता है, इसलिए मैं यहां हूं। उन्होंने चुपचाप एक दूसरे को देखा। उनके बीच एक लंबी कहानी थी। एक कहानी जो राजेश सिंह के सच जानने से बहुत पहले शुरू हुई थी। झूठ, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात की कहानी। कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आता, वर्मा ने कहा।
राधा 12 साल से इस घर में बिना किसी परेशानी के रह रही थी। आपने उससे अभी छुटकारा पाने का फैसला क्यों किया? मीना ने जवाब देने में देर की। क्योंकि प्रिया 12 साल की होने वाली है। और इससे क्या मतलब है? राजेश ने जाने से पहले एक ट्रस्ट फंड छोड़ा था, उसकी जैविक बेटी के नाम पर एक ट्रस्ट फंड, जो बच्ची के 12 साल की होने पर सक्रिय हो जाता है। मुझे 2 महीने पहले तक इसका अस्तित्व नहीं पता था। जब अकाउंटेंट ने गलती से इसका उल्लेख किया था, वर्मा तुरंत समझ गया। अगर राधा प्रिया के करीब रहती है और कोई जांच शुरू करता है तो उन्हें पता चलेगा कि प्रिया मेरी बेटी नहीं है। मीना ने पूरा किया और हमने जो कुछ भी बनाया वह बिखर जाएगा। जज ने व्हिस्की एक ही सांस में पी ली। ट्रस्ट फंड के बारे में और कौन जानता है? केवल अकाउंटेंट, लेकिन वह बात नहीं करेगा। हम उसे बहुत डराते हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं? मीना मुस्कुराई, लेकिन उसके हावभाव में कोई खुशी नहीं थी। कायर हमेशा अनुमानित होते हैं। महिला हिरासत केंद्र एक ग्रे इमारत थी जिसमें छोटी खिड़कियां और नमी से स्ने दीवारें थीं। राधा ने अपनी कोठरी 3 अन्य महिलाओं के साथ साझा की जो उसे जिज्ञासा से देख रही थीं। वह उस तरह की व्यक्ति नहीं थी जो आमतौर पर वहां आती थी। आपने क्या किया? उनमें से एक ने पूछा, एक बूढ़ी महिला जिसके हाथों पर निशान थे। कुछ नहीं, मैं निर्दोष हूं। महिला कड़वाहट से हंसी। हम सब हैं प्रिय, क्लब में आपका स्वागत है। राधा निचले बंक पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने प्रिया के बारे में सोचा, अदालत में उसकी बहादुरी के बारे में, उसकी दृढ़ आवाज के बारे में, जब उसने कहा कि वह उसे वहां से बाहर निकाल देगी। लेकिन उसने उस खतरे के बारे में भी सोचा जिसमें वह बच्ची थी। मीना ऐसी महिला नहीं थी जो विश्वासघात को माफ कर देती थी, अपनी बेटी का भी नहीं, या बल्कि जिस बेटी को उसने चुराया था, क्योंकि यही वह रहस्य था जिसे राधा ने 11 साल से छिपा कर रखा था। प्रिया मीना की बेटी नहीं थी, वह उसकी बेटी थी, उसके खून की, उसके शरीर की। वह बच्ची जिसे उसके जन्म के सिर्फ 3 दिन बाद उसकी बाहों से छीन लिया गया था। यह सब राजेश के साथ शुरू हुआ था। राजेश सिंह अपनी पत्नी से अलग व्यक्ति था। जहां मीना ठंडी थी, वह गर्मजोशी वाला था। जहां वह हेरफेर करती थी, वह सच्चाई की तलाश करता था। जब राधा 12 साल पहले हवेली में काम करने आई थी तो वह रसोइया के रूप में नहीं बल्कि मैनेजर के रूप में आई थी। राजेश ने उसे काम पर रखा था क्योंकि उसने उसमें कुछ ऐसा देखा था जिसकी वह प्रशंसा करता था, बुद्धिमत्ता, गरिमा, ईमानदारी। समय के साथ काम की रातें लंबी बातचीत में बदल गईं। बातचीत विश्वास में बदल गई और विश्वास कुछ गहरा में। राधा कभी एक विवाहित पुरुष के प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन राजेश ने उसे अपने विवाह के बारे में सच्चाई बताई। मीना उससे प्यार नहीं करती थी, उसने उसे अपने पैसे के लिए चुना था। और जब वह तलाक लेना चाहता था तो उसने उसे अपनी प्रतिष्ठा, अपनी कंपनी, सब कुछ बर्बाद करने की धमकी दी थी जो उसने बनाया था। जब राधा गर्भवती हुई तो राजेश ने उससे वादा किया कि वह मीना को छोड़ने का तरीका खोजेगा, कि वे एक साथ एक परिवार बनाएंगे, कि वह उसकी रक्षा करेगा। लेकिन वह उसकी किसी भी चीज से रक्षा नहीं कर सका। मीना को प्रसव के 1 सप्ताह बाद पता चला और उसके बाद जो हुआ वह एक बुरा सपना था जिसे राधा हर रात जीती थी। अब उस कोठरी में बैठी वह खुद से पूछ रही थी कि क्या उसे कभी प्रिया को पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत होगी। उसके जन्म के बारे में सच्चाई, उसके पिता के बारे में सच्चाई। राधा ने 12 साल की अपमान क्यों झेली? सिर्फ उसे बड़ा होते देखने के लिए। उस प्रश्न का उत्तर उस चीज पर निर्भर करता था जिसे राधा नियंत्रित नहीं कर सकती थी, अगले कुछ दिन जीवित रहना। प्रिया ने 3 दिन का अवकाश अपने कमरे में बंद होकर बिताया। मीना ने उसका फोन, कंप्यूटर छीन लिया था और कर्मचारियों को उससे बात न करने का आदेश दिया था। हवेली उसकी जेल बन गई थी, लेकिन बच्ची डरी नहीं थी, वह क्रोधित थी। हर रात वह अपनी मां को अध्ययन कक्ष में फोन पर बात करते हुए सुनती थी। वह पूरे शब्द नहीं सुन पाती थी, लेकिन उसे टुकड़े मिलते थे। स्थिति को नियंत्रित करो, वीडियो को बदनाम करो। उस बच्ची को नहीं पता कि उसने क्या किया। तीसरी रात प्रिया ने मीना के सोने का इंतजार किया। फिर वह गलियारे से फिसलकर अध्ययन कक्ष में चली गई। दरवाजा बंद था, लेकिन प्रिया एक तरकीब जानती थी जो राधा ने उसे सालों पहले सिखाई थी। दरवाजे का फ्रेम पुराना था और अगर आप सही जगह पर धक्का देते तो वह खुल जाता। वह अध्ययन कक्ष में गई और डेस्क लैंप जलाया। उसे ठीक से नहीं पता था कि वह क्या ढूंढ रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी मां चीजें छिपाती थी, वह हमेशा जानती थी। उसने दराजों की तलाशी ली, बिल, अनुबंध, उबाऊ कागजात, लेकिन आखिरी दराज में एक नकली फोल्डर के नीचे उसे कुछ अलग मिला। वे तस्वीरें थीं, उसकी मां की एक ऐसे व्यक्ति के साथ तस्वीरें जो उसके पिता नहीं थे।
एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्रिया ने तुरंत पहचान लिया, जज राकेश वर्मा। वे एक लग्जरी होटल जैसी जगह पर गले मिल रहे थे, चुंबन कर रहे थे। एक तस्वीर के पीछे की तारीख ने बताया कि वह 15 साल पहले ली गई थी, लेकिन वह सबसे चौंकाने वाली बात नहीं थी। दराज के नीचे चिकित्सा दस्तावेजों का एक फोल्डर था। प्रिया ने उन्हें पूरी तरह से समझे बिना पढ़ा, लेकिन एक वाक्यांश ने उसका ध्यान आकर्षित किया। निदान, अपरिवर्तनीय बांझपन। रोगी मीना देवी स्वाभाविक रूप से या सहायता से गर्भधारण नहीं कर सकती। प्रिया का दिल रुक गया। अगर उसकी मां बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी तो वह वास्तव में कौन थी? अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला। मीना वहां खड़ी थी, उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था। तुम क्या कर रही हो? प्रिया ने दस्तावेज उठाए। मैं कौन हूं मां? मैं कहां से आई हूं? मीना 3 कदम में कमरे को पार कर गई और उसके हाथों से कागजात छीन लिए। यह तुम्हारा काम नहीं है। बेशक यह है। इन कागजात में लिखा है कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो मैं क्या हूं? गोद ली हुई, चुराई हुई? थप्पड़ इतनी तेजी से पड़ा कि प्रिया को उससे बचने का समय नहीं मिला। फिर कभी ऐसा मत कहना, मीना ने फुसफुसाया। तुम मेरी हो, समझी? मेरी। प्रिया ने अपने जलते गाल को छुआ। आंसू बहने लगे, लेकिन दर्द से नहीं, गुस्से से। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी, उसने कहा, और जब मैं ऐसा करूंगी तो हर कोई जान जाएगा कि तुम वास्तव में कौन हो। मीना ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। देखते हैं। जिस दिन अदालत फिर से शुरू हुई, तनाव स्पष्ट था। दर्शकों की पंक्तियां भरी हुई थीं। प्रेस कैमरों और माइक्रोफोन के साथ बाहर इंतजार कर रहा था। चोरी के आरोप में रसोइया का मामला प्रिया के वीडियो के कारण राष्ट्रीय खबर बन गया था। राधा को उसकी कोठरी से नई आंखों के नीचे काले घेरे के साथ, लेकिन हमेशा की तरह गरिमा के साथ ले जाया गया। जब वह कमरे में घुसी तो उसने प्रिया को अपनी नजर से ढूंढा। उसे एक अज्ञात महिला के साथ बैठी मिली, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसे अदालत ने नाबालिग की निगरानी के लिए नियुक्त किया था। जब यह पता चला कि मीना ने उसे मारा था। मीना अपनी सामान्य जगह पर थी, लेकिन कुछ बदल गया था। वह अब रो नहीं रही थी। वह अब पीड़ित होने का नाटक नहीं कर रही थी। अब वह पत्थर के भाव के साथ आगे देख रही थी, जैसे कोई जनरल एक ऐसी लड़ाई की तैयारी कर रहा हो जिसे वह हार सकता है। जज वर्मा अंदर आया और सब खड़े हो गए। वह थका हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे। 3 दिन के अवकाश ने उसे स्पष्ट रूप से शांति नहीं दी थी। मीना देवी बनाम शर्मा मामले की कार्यवाही फिर से शुरू होती है, उसने घोषणा की। जारी रखने से पहले मुझे सूचित करना होगा कि नाबालिग प्रिया सिंह द्वारा प्रस्तुत वीडियो का फॉरेंसिक विश्लेषण पूरा हो गया है। अदालत में पूर्ण चुप्पी थी। विशेषज्ञों ने यह निर्धारित किया है कि जज ने एक पल रुककर कहा, जैसे शब्द मुश्किल से निकल रहे हों, वीडियो प्रामाणिक है। इसमें डिजिटल हेरफेर के कोई संकेत नहीं है। अदालत में एक फुसफुसाहट दौड़ गई। मीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि जज ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए जारी रखा, इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी निर्दोष है। वीडियो में श्रीमती मीना को हार रखते हुए दिखाया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करता कि हार पहले उनके हाथों में कैसे आया। यह संभव है कि आरोपी ने इसे चुराया हो और श्रीमती मीना को बाद में मिल गया हो। आपत्ति। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह खड़ा हुआ। यह व्याख्या बेतुकी है। कथित पीड़ित चोरी किए गए हार को चोर के सामान में क्यों छिपाएगी, बजाय इसके कि उसे अधिकारियों को सौंपे। शांति। जज ने हथौड़ा मारा। मैं और कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन अजय सिंह नहीं रुका। माय लॉर्ड, मेरे पास इस मामले से संबंधित नई जानकारी है, जानकारी जिसमें इस न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता सीधे तौर पर शामिल है। जज वर्मा तनाव में आ गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं एक हितों के टकराव के बारे में बात कर रहा हूं जिसने आपको शुरू से ही खुद को वापस लेने के लिए मजबूर करना चाहिए था। अजय सिंह ने अपने ब्रीफकेस से एक लिफाफा निकाला। मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि आप माय लॉर्ड श्रीमती मीना देवी के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाए हुए हैं। एक रिश्ता जो 15 साल पहले शुरू हुआ था। अदालत में अराजकता फैल गई। जज राकेश वर्मा ने हथौड़ा इतनी बार मारा कि उसका हैंडल उसके हाथ से फिसल गया। पसीना उसके माथे पर बह रहा था, जबकि वह एक अदालत में व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रहा था जो फुसफुसाहट, चिल्लाहट और सब कुछ रिकॉर्ड करने वाले फोन के फ्लैश में फट गई थी। यह बदनामी है। जज गरजे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिंह, मैं आप पर औपचारिक रूप से अदालत की अवमानना का आरोप लगाता हूं। आप मुझ पर जो चाहें आरोप लगा सकते हैं, अजय सिंह ने शांति से जवाब दिया। लेकिन पहले मुझे ये तस्वीरें पेश करने की अनुमति दें। अजय सिंह ने लिफाफा अदालत के एक अधिकारी को सौंप दिया, जिसने उसे मंच तक पहुंचाया। जज वर्मा ने लिफाफे को ऐसे देखा जैसे उसमें जहर हो। मैं पूर्ण सत्र में निराधार आरोपों की समीक्षा नहीं करूंगा।
तो इसे पूरी अदालत को समीक्षा करने की अनुमति दें। तस्वीरें प्रसारित होने लगीं। वे वही थीं जो प्रिया को उसकी मां के अध्ययन कक्ष में मिली थीं। राकेश वर्मा और मीना देवी की अंतरंग स्थितियों में ली गई तस्वीरें जो 15 साल पहले की थीं। मीना खड़ी हुई। ये तस्वीरें झूठी हैं। वे सबूत गढ़ने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बैंक रसीदें भी झूठी हैं। अजय सिंह ने एक और दस्तावेज निकाला। मीना देवी एंटरप्राइजेज के नाम पर एक खाते से जज वर्मा के व्यक्तिगत खाते में मासिक स्थानांतरण, 15 साल के भुगतान। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं माय लॉर्ड? वर्मा का चेहरा लाल हो गया था। यह सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है, उसने घोषणा की। गार्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अदालत से बाहर निकालो। आप ऐसा नहीं कर सकते, जनता में से किसी ने चिल्लाया। मैं एक छूट की मांग करता हूं, राधा के सरकारी वकील ने चिल्लाया, आखिरकार हिम्मत जुटाते हुए। अव्यवस्था पूर्ण थी। राधा अपनी जगह से सब कुछ देख रही थी। जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। सालों का अपमान, चुप्पी, दर्द को निगलना, और अब सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। लेकिन कुछ उसे परेशान कर रहा था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वे तस्वीरें कहां से मिली थीं? उन्हें किसने दिया था? एक अधिकारी जज के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया। वर्मा और भी पीला पड़ गया। क्या? उसने बुदबुदाया। अधिकारी ने कुछ दोहराया। जज अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उच्च न्यायालय को सूचित कर दिया गया है, अधिकारी ने जोर से घोषणा की। जज राकेश वर्मा को हितों के टकराव के आरोपों की जांच होने तक उनके कर्तव्यों से निलंबित कर दिया जाता है। वर्मा ने मीना की ओर देखा। उसने उसे वापस देखा और उस क्षण उन दोनों को पता था कि झूठ का महल जो उन्होंने 15 जांच किया जाता है साल से बनाया था, बिखरना शुरू हो गया था। मामला जज सुनीता शर्मा को हस्तांतरित कर दिया गया। एक 60 वर्षीय महिला जो अपनी अटूट ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। उसने अपने करियर में रिश्वत, धमकियों और पदोन्नति के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। उसकी एकमात्र रुचि न्याय था। जज सुनीता शर्मा का पहला निर्णय राधा को जमानत पर रिहा करना था, जबकि पिछले मामले की अनियमितताओं की जांच की जा रही थी। यह माफी नहीं थी, लेकिन यह एक अवसर था। जब राधा उस दोपहर जेल से बाहर निकली तो प्रिया सामाजिक कार्यकर्ता के साथ उसका इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें वहां सड़ने नहीं दे सकती थी, बच्ची ने उसे गले लगाने के लिए दौड़ते हुए कहा। राधा ने उसे कसकर पकड़ लिया, उसके बालों की गंध सूंघते हुए। इसमें स्ट्रॉबेरी शैम्पू की गंध थी, वही जो वह उसे छोटी थी तब खरीदती थी। तुम्हें वे तस्वीरें कैसे मिली? उसने धीमी आवाज में पूछा। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दिखाई, मुझे वे मेरी मां के अध्ययन कक्ष में मिली। मैंने उन्हें उसके फोन छीनने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेज दिया। वह बहुत खतरनाक था। मीना कर सकती थी, मुझे परवाह नहीं है कि वह क्या कर सकती है। प्रिया ने उसे टोका। तुम ही एकमात्र हो जिसने मुझे पूरे जीवन में वास्तव में प्यार किया है, और अब मुझे पता है कि क्यों। राधा तनाव में आ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे चिकित्सा कागजात मिले। मुझे पता है कि मीना बच्चे पैदा नहीं कर सकती। राधा का दिल रुक गया। प्रिया, तुम मेरी असली मां हो, है ना? दुनिया थम गई। कारें अभी भी गुजर रही थीं। लोग फुटपाथ पर चल रहे थे, लेकिन राधा के लिए केवल वह क्षण और वह बच्ची मौजूद थी जो उसे आशा और डर से भरी आंखों से देख रही थी। हाँ, राधा ने फुसफुसाया। हाँ, मैं तुम्हारी मां हूं। प्रिया ने उसे और कसकर गले लगाया। वह रोई नहीं, बस उसे पकड़ कर रखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उन्हें फिर से अलग कर देगा। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो मीना मुझे बर्बाद कर देती और मैं तुम्हें बड़ा होते नहीं देख पाती। मैं तुम्हारी रसोइया बनना पसंद करती थी, बजाय इसके कि कुछ भी न बनूं। वह खत्म हो गया, प्रिया ने कहा। अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। राधा इस पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि मीना इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। और कुछ और था, कुछ ऐसा जो प्रिया को भी अभी तक नहीं पता था। राजेश, प्रिया का पिता, वह व्यक्ति जो 11 साल पहले गायब हो गया था, वह व्यक्ति जो शायद मीना को एक बार में नष्ट कर सकता था अगर वह अभी भी जीवित था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह अग्रिम जीत का जश्न मनाने वाला व्यक्ति नहीं था। जज वर्मा का निलंबन एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन मामला अभी भी सुलझने से दूर था। अब उसे पूरी कहानी समझने की जरूरत थी। उस रात अजय सिंह ने राधा से अस्थायी रूप से सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दिलाए गए छोटे से अपार्टमेंट में मुलाकात की। यह पुरानी फर्नीचर और पेंट छूटी दीवारों वाला एक मामूली स्थान था, लेकिन राधा के लिए यह कोठरी की तुलना में एक महल था। मुझे चाहिए कि आप मुझे सब कुछ बताएं, अजय सिंह ने उसके सामने बैठते हुए कहा। शुरू से कुछ भी न छोड़ें। राधा ने उसे सावधानी से देखा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूं? आप नहीं जानती।
लेकिन मैं वास्तविक न्याय प्राप्त करने के लिए आपका सबसे अच्छा विकल्प हूं। और कुछ मुझे बताता है कि आपने इसके लिए बहुत समय इंतजार किया है। राधा एक पल के लिए चुप रही, फिर बोलने लगी। मैं 12 साल पहले मालदीव हवेली में आई थी। राजेश सिंह ने मुझे अपने व्यवसाय के प्रबंधक के रूप में काम पर रखा था। मेरे पास एक विश्वविद्यालय की डिग्री, अनुभव, संदर्भ थे। उसने मुझे 50 उम्मीदवारों में से चुना था। आप रसोइया के रूप में क्यों समाप्त हुई? मीना के कारण। जब उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने मुझे 2 विकल्प दिए, नौकरानी बनना या एक धोखाधड़ी के लिए जेल जाना जिसे वह गढ़ देगी। उसके पास ऐसा करने के लिए संपर्क थे। जज वर्मा उनमें से एक था। अजय सिंह नोट्स ले रहा था। आपका राजेश के साथ रिश्ता कब शुरू हुआ? मेरे वहां काम शुरू करने के 1 साल बाद यह धीरे धीरे हुआ। वह अलग था। वह मीना जैसा नहीं था। उसे पैसे या शक्ति की परवाह नहीं थी। वह बस खुश रहना चाहता था। और गर्भावस्था। राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं रिश्ते के 2 साल बाद गर्भवती हुई थी। राजेश मीना को छोड़ना चाहता था। वह उससे तलाक के लिए पूछने वाला था, लेकिन उसे पहले पता चल गया। कैसे? मुझे कभी निश्चित रूप से पता नहीं चला। मुझे लगता है कि वह हमारी जासूसी कर रही थी या किसी ने उसे बताया। और जब बच्ची का जन्म हुआ तो क्या हुआ? राधा की आवाज टूट गई। उन्होंने उसे मुझसे छीन लिया। प्रसव के 1 सप्ताह बाद मीना वकील और दस्तावेजों के साथ आई। उसने कहा कि बच्ची को उसके और राजेश की बेटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, कि अगर मैंने कुछ कहा तो मैं जेल जाऊंगी और उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। और राजेश ने उसकी रक्षा नहीं की। उसने कोशिश की, लेकिन मीना के पास अधिक शक्ति थी। उसने उसे सार्वजनिक रूप से बर्बाद करने, उससे सब कुछ छीनने की धमकी दी। अंत में राजेश देश छोड़कर चला गया। उन्होंने मुझे बताया कि वह बेंगलुरु में था, लेकिन मुझे कभी उसके बारे में फिर से पता नहीं चला। अजय सिंह ने लिखना बंद कर दिया। क्या आप निश्चित हैं कि वह स्वेच्छा से गया था? राधा ने उसे आश्चर्य से देखा। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मीना कई चीजें करने में सक्षम साबित हुई है। क्या आप निश्चित हैं कि राजेश बस चला गया? यह एक ऐसा सवाल था जो राधा ने खुद से कई बार पूछा था, और जवाब हमेशा उसे डराता था। अजय सिंह ने अगले कुछ दिनों तक राजेश सिंह के बारे में जो कुछ भी पता लगा सकता था उसकी जांच की। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते थे कि वह 11 साल पहले बेंगलुरु के लिए देश छोड़कर गया था। उसने अपनी पारिवारिक कंपनी के शेयर मीना को रिडिक्युलसली कम कीमत पर बेचे थे। उसने प्रिया के अभिभावक अधिकारों के त्याग पर हस्ताक्षर किए थे। सब कुछ स्वेच्छा से लग रहा था, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। अजय सिंह ने मालदीव एंटरप्राइजेस के पूर्व कर्मचारियों से बात की। सभी राजेश को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करते थे जो अपने काम के प्रति जुनूनी था, समर्पित था, विवरणों के प्रति लगभग जुनूनी था। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो रातों रात सब कुछ छोड़ देगा। उसने वित्त की भी जांच की और वहां उसे कुछ दिलचस्प मिला। जज वर्मा को स्थानांतरण एकमात्र अनियमितता नहीं थी। बेंगलुरु में एक निजी क्लिनिक को मासिक भुगतान थे, भुगतान जो ठीक 11 साल पहले शुरू हुए थे और आज तक जारी थे। किस तरह का चिकित्सा उपचार 11 साल तक चलता था? अजय सिंह ने किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का फैसला किया जिसके पास जवाब हो सकते हैं। माली रामू काका, मालदीव हवेली का बूढ़ा माली। उसने उसे शहर के केंद्र में एक कैंटीन में पाया, एक अंधेरे कोने में अकेला पीते हुए। रामू काका 70 साल का था। दशकों के काम से उसके हाथ सख्त थे और आंखें ऐसी थीं जिसने बहुत कुछ देखा था। मुझे कोई समस्या नहीं चाहिए, उसने कहा जब अजय सिंह उसके सामने बैठा। मैं आपको समस्या पैदा करने नहीं आया हूं, मैं बस सच्चाई चाहता हूं। सच्चाई खतरनाक है। उन निर्दोष लोगों को भुगतान करने देना अधिक खतरनाक है जिन्होंने अपराध नहीं किए हैं। रामू काका ने अपनी बियर का एक लंबा घूंट लिया। आप क्या जानना चाहते हैं? सब कुछ, शुरू से। बूढ़े ने आह भरी। मैं उस रात वहीं था जब बच्ची का जन्म हुआ था। राधा ने घर में अपने सेवा कक्ष में जन्म दिया। राजेश उसके साथ था। वह सबसे खुशी का पल था जो मैंने उस हवेली में देखा था। और उसके बाद नरक आया। मीना सूट पहने पुरुषों, वकीलों के साथ आई। मुझे लगता है उन्होंने राजेश से कहा कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वे राधा की गर्भवती तस्वीरें प्रकाशित करेंगे। वे उस पर बलात्कार का आरोप लगाएंगे, उसका नाम बर्बाद कर देंगे। बलात्कार, लेकिन रिश्ता सहमति से था। आप और मैं जानते हैं, लेकिन मीना द्वारा नियंत्रित न्यायाधीशों के साथ एक अदालत में एक करोड़पति की पत्नी के खिलाफ एक कर्मचारी पर कौन विश्वास करता? अजय सिंह समझ गया। यह वही भ्रष्ट व्यवस्था थी जिसने राधा को एक ऐसे अपराध के लिए लगभग दोषी ठहराया था जो उसने नहीं किया था। राजेश अपनी मर्जी से गया था। रामू काका ने अपनी आवाज धीमी कर ली। मुझे नहीं पता। मैंने उसे उस रात एक सूटकेस के साथ घर से निकलते देखा था।
वह एक हारा हुआ आदमी लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा अजीब लगा। क्या? जाने से पहले उसने मुझे एक पत्र दिया। उसने मुझसे कहा कि उसे रखूं और उसे तभी खोलूं जब राधा या बच्ची को कुछ बुरा हो। अजय सिंह आगे झुका। क्या आपके पास अभी भी वह पत्र है? रामू काका ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैंने उसे 11 साल तक रखा है। मुझे लगता है कि अब उसे खोलने का समय आ गया है। पत्र रामू काका के बिस्तर के नीचे एक धातु के बक्से में रखा था। कागज वर्षों से पीला पड़ गया था, लेकिन स्याही अभी भी पठनीय थी। अजय सिंह ने उसे जोर से पढ़ा, जबकि रामू काका गंभीर भाव के साथ सुन रहा था। प्रिय महोदय महोदया, यदि आप यह पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बुरा हुआ है, कुछ ऐसा जिससे मैं हमेशा डरता था। मेरा नाम राजेश सिंह है। मैं प्रिया नामक एक बच्ची का जैविक पिता हूं, जिसका जन्म 15 मार्च को 11 साल पहले हुआ था। उसकी जैविक मां राधा शर्मा है, वह महिला जिसे मैं प्यार करता हूं और जिसकी मैं रक्षा नहीं कर सका। मेरी पत्नी मीना देवी ने मुझे राधा को बर्बाद करने और मेरी बेटी को अपने पास रखने की धमकियों के तहत देश छोड़ने के लिए मजबूर किया है। मेरे पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई दर्ज करना चाहता हूं। यदि किसी दिन किसी को इसकी आवश्यकता हो, मीना बच्चे पैदा नहीं कर सकती। यह हमें शादी से पहले ही पता चल गया था। उसने मुझे यह विश्वास दिलाया कि हम गोद लेंगे, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। जब उसे पता चला कि राधा गर्भवती थी, तो उसने एक अवसर देखा। उसे बच्ची की परवाह नहीं थी, उसे एक उत्तराधिकारी की परवाह थी जो परिवार में उसकी स्थिति को वैध करेगा। मैंने अपनी जैविक बेटी के नाम पर एक ट्रस्ट फंड छोड़ा है, जो उसके 12 साल की होने पर सक्रिय हो जाएगा। दस्तावेज परिवार के अकाउंटेंट आलोक मेहता के पास हैं। वह एकमात्र व्यक्ति है जो पूरी सच्चाई जानता है, लेकिन वह मीना से बात करने से बहुत डरता है। यदि राधा या प्रिया खतरे में हैं, तो आलोक को ढूंढो। उसके पास वे सबूत हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। कृपया मेरी बेटी की रक्षा करें। वह एकमात्र अच्छी चीज है जिसे मैंने इस दुनिया में छोड़ा है। राजेश सिंह। अजय सिंह ने पत्र को सावधानी से मोड़ा। क्या आप जानते हैं कि यह आलोक मेहता कहाँ है? वह अभी भी परिवार के लिए काम करता है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे ज्यादा समय से वहां है। आपने यह पत्र पहले क्यों नहीं दिखाया? रामू काका ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। क्योंकि मैं डरता था। मीना की हर जगह आंखें हैं और मेरी एक बेटी और पोते पोतियां हैं जिनकी मुझे रक्षा करनी है। और अब मैं बूढ़ा हूं और इस बोझ के साथ जीने से थक गया हूं। अगर मैं उस बच्ची और राधा की मरने से पहले मदद कर सकता हूं, तो कम से कम मैंने कुछ अच्छा किया होगा। अजय सिंह ने पत्र को अपने ब्रीफ केस में रख लिया। यह सब कुछ बदल देता है। इस पत्र और आलोक मेहता की गवाही के साथ हम यह साबित कर सकते हैं कि मीना ने अवैध रूप से एक नाबालिग का अपहरण किया था। और राजेश, मुझे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। मैं यही पता लगाऊंगा। आलोक मेहता 55 साल का एक व्यक्ति था जिसने सस्ता सूट पहन रखा था और उसके चेहरे पर हमेशा घबराहट का भाव रहता था। वह 30 साल से मालदीव परिवार का अकाउंटेंट था। पहले राजेश के पिता के अधीन, फिर राजेश के अधीन और अंत में मीना के अधीन। जब अजय सिंह उसके कार्यालय गया तो आलोक को लगभग दिल का दौरा पड़ गया। मैं आपसे बात नहीं कर सकता, उसने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए कहा। अगर मीना को पता चला, मीना कई अपराधों के लिए जांच के दायरे में है। उसके पास अब वह शक्ति नहीं है जो उसके पास थी। आप नहीं समझते। उसके पास संपर्क हैं, खतरनाक लोग। अजय सिंह ने राजेश का पत्र डेस्क पर रखा। क्या आप यह लिखावट पहचानते हैं? आलोक उसे पढ़कर पीला पड़ गया। आपको यह कहां से मिला? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि आपके पास ऐसे सबूत हैं जो मीना को एक बार में डुबो सकते हैं। ट्रस्ट फंड के दस्तावेज, वित्तीय अनियमितताओं के रिकॉर्ड। अगर मैं वे दस्तावेज देता हूं तो मैं मर जाऊंगा। अगर आप उन्हें नहीं देते हैं तो एक निर्दोष महिला फिर से जेल जा सकती है और एक बच्ची एक अपराधी की बंधक बनी रहेगी। आलोक अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते, उसने आखिरकार कहा। कुछ ऐसा जो राजेश भी नहीं जानता था जब उसने वह पत्र लिखा था। क्या राजेश जिंदा है? अजय सिंह गतिहीन रहा। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं हर महीने बेंगलुरु में एक क्लिनिक को पैसे भेजता हूं। किस तरह का क्लिनिक? आलोक ने निगल लिया। एक मनोरोग क्लिनिक। मीना ने उसे 11 साल पहले वहां भर्ती कराया था। उसने डॉक्टरों से कहा कि उसे मानसिक दौरा पड़ा था, कि वह खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा था, और डॉक्टरों ने उस पर विश्वास किया। मीना ने इतना भुगतान किया कि उन्होंने सवाल नहीं किए। राजेश तब से वहां बंद है। दवा दी गई है, अलग थलग है। शायद उसे यह भी नहीं पता कि कौन सा साल चल रहा है। अजय सिंह को लगा कि उसका खून खौल रहा है।
क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मीना ने अपने ही पति को एक मनोरोग अस्पताल में बंद कर दिया ताकि उसकी संपत्ति और उसकी बेटी को अपने पास रखा है? साके, मैं आपको बिल्कुल यही बता रहा हूं। आपने पहले कभी कुछ क्यों नहीं कहा? आलोक ने शर्म से उसकी ओर देखा। क्योंकि मैं एक कायर हूं, और क्योंकि मीना ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने बात की तो वह मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही करेगी। अजय सिंह खड़ा हुआ। मुझे आपके पास सभी दस्तावेज चाहिए, ट्रस्ट फंड, स्थानांतरण, क्लिनिक के रिकॉर्ड, सब कुछ। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी अंतरात्मा होगी। आलोक ने एक लंबे पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला तो उसने एक निर्णय ले लिया था। मैं आपको सब कुछ कल लाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे गायब होने की जरूरत है। राजेश सिंह के जीवित होने की खबर उन लोगों के बीच तेजी से फैल गई जो मामले का पालन कर रहे थे। लेकिन मीना को अभी भी नहीं पता था, या कम से कम अजय सिंह को ऐसा लगता था। जबकि वह अगले कानूनी कदम की तैयारी कर रहा था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। प्रिया को एक मुलाकात मिली। वह राधा के साथ अस्थायी अपार्टमेंट में थी जब घंटी बजी। राधा ने सावधानी से दरवाजा खोला। उसके सामने एक 50 वर्षीय व्यक्ति था, पतला, भूरी दाढ़ी और धंसी हुई आंखों वाला। उसने साधारण कपड़े पहने थे और केवल एक बैकपैक लिए हुए था। राधा शर्मा? उसने कर्कश आवाज में पूछा। उसने उसे शुरुआत में पहचाना नहीं, लेकिन कुछ उन आंखों में कुछ परिचित था। राजेश? आदमी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। राधा ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। आंसू बेकाबू होकर गिरने लगे। मुझे लगा तुम मर गए हो। हाँ, लगभग। मैं बहुत करीब था। प्रिया राधा के पीछे दिखाई दी। यह कौन है? उसने पूछा। राजेश ने उसे देखा और 11 साल में पहली बार उसने अपनी बेटी को देखा। वह बच्ची नहीं थी जिसे उसकी बाहों से छीन लिया गया था। वह एक मजबूत, बहादुर बच्ची थी। उसकी मां जैसी ही आंखें थीं। मैं तुम्हारा पिता हूं, राजेश ने कहा, और मैं वह काम खत्म करने आया हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। प्रिया उसे गले लगाने के लिए नहीं दौड़ी। वह उसे नहीं जानती थी। उसने केवल यह सुना था कि उसने उसे छोड़ दिया था। आप क्यों चले गए? उसने ठंडी आवाज में पूछा। आपने हमें उसके साथ क्यों छोड़ दिया? मैं नहीं गया, मुझे बंद कर दिया गया। मीना ने मुझे 11 साल तक एक मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने मुझे इतनी दवा दी कि मुझे अपना नाम भी याद नहीं रहा। और आप कैसे भागे? राजेश ने राधा की ओर देखा। अकाउंटेंट आलोक ने 1 महीने पहले क्लिनिक के भुगतान भेजना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। उनमें से एक युवा ने मेरी फाइल की समीक्षा की और विसंगतियां देखीं। उसने मुझे बाहर निकलने में मदद की। राधा रोना बंद नहीं कर पा रही थी। 11 साल। राजेश, 11 साल ये सोचते हुए कि आपने मुझे छोड़ दिया है। मुझे पता है और मुझे खेद है, लेकिन मैं अब यहां हूं और मेरे पास वह सब कुछ के सबूत हैं जो मीना ने किया। राजेश ने अपना बैकपैक खोला और एक मोटी फाइल निकाली। रिकॉर्डिंग, दस्तावेज, क्लिनिक के कर्मचारियों की गवाही, उसे जीवन भर के लिए बंद करने के लिए पर्याप्त। प्रिया आखिरकार करीब आई। क्या आप सच में मेरे पिता हैं? राजेश ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया। हाँ, और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए वहां नहीं था, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं वादा करता हूं। राजेश सिंह की वापसी वह झटका था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि अजय सिंह, जो उसके जीवित होने के सबूत ढूंढ रहा था, ने भी कल्पना नहीं की थी कि वह अपनी मर्जी से आएगा। आप यहां कैसे पहुंचे? अजय सिंह ने उससे अपने कार्यालय में मिलने पर पूछा। जब मैं क्लिनिक से भागा तो मेरे पास कुछ नहीं था, न पैसा, न दस्तावेज, न ही यह पता था कि मैं कहां था। मैंने वापस आने का तरीका खोजने में हफ्ते बिताए। एक ट्रक चालक मुझे बेंगलुरु से लाया, जिसके बदले में मैंने उसे लोड करने में मदद की। और आपको राधा को कहां ढूंढना था, यह कैसे पता चला? आलोक ने गायब होने से पहले मुझे एक नोट छोड़ा था। उसने मुझे सब कुछ बताया। मुकदमा, प्रिया का वीडियो, जांच। मुझे पता था कि मुझे तुरंत आना होगा। अजय सिंह ने राजेश द्वारा लाए गए दस्तावेजों की समीक्षा की। वे विस्फोटक थे। जाली चिकित्सा रिकॉर्ड, एक भ्रष्ट न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित भर्ती आदेश, 11 साल तक क्लिनिक को धन हस्तांतरण। इस न्यायाधीश ने आपकी भर्ती पर हस्ताक्षर किए थे, राकेश वर्मा। राजेश ने पुष्टि की। वही जो राधा के मुकदमे की अध्यक्षता कर रहा था। यह बहुत कुछ स्पष्ट करता है। राजेश आगे झुका। कुछ और है जो आपको जानना चाहिए। मीना ने इसमें अकेले काम नहीं किया। उसके साथी हैं शक्तिशाली लोग, जिन्हें वर्षों से मेरे व्यवसाय से लाभ हुआ है। कौन? राजनेता, व्यवसाय, यहां तक कि कुछ न्यायाधीश। वर्मा के अलावा यह भ्रष्टाचार का एक पूरा नेटवर्क है जो मेरे धन का उपयोग अपने संचालन को वित्त पोषित करने के लिए करता है।
अजय सिंह ने राजेश के शब्दों का भार महसूस किया। यह मेरे विचार से बड़ा है, इसीलिए आप सिर्फ मीना को गिरफ्तार नहीं कर सकते और यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह बात करेगी, बातचीत करेगी, वह खुद को बचाने के लिए दूसरों को सौंप देगी और नेटवर्क काम करता रहेगा। तो आप क्या प्रस्तावित करते हैं? राजेश ने अपने बैकपैक से एक अंतिम दस्तावेज निकाला। मेरे पास सभी के नाम हैं और मेरे पास हर एक के खिलाफ सबूत हैं, लेकिन मुझे इसे सावधानी से संभालने की जरूरत है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो सबूत और लोग गायब हो जाएंगे। अजय सिंह ने दस्तावेज लिया। यह 15 नामों की सूची थी। कुछ को उसने तुरंत पहचान लिया। प्रसिद्ध व्यवसायी, एक सांसद, 2 संघीय न्यायाधीश। यह पूरे करियर को बर्बाद कर सकता है। मुझे बिल्कुल यही चाहिए, राजेश ने कहा। उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, उन्होंने राधा को बर्बाद कर दिया, उन्होंने मेरी बेटी को लगभग बर्बाद कर दिया। अब समय आ गया है कि वे भुगतान करें। मीना देवी मूर्ख नहीं थी, वह जानती थी कि कुछ बदल गया था। जज वर्मा को उसके फोन कॉल का अब जवाब नहीं दिया जा रहा था। आलोक मेहता बिना किसी निशान के गायब हो गया था और जिन वकीलों ने पहले उसके हाथ चाटे थे वे अब उसके फोन कॉल से बच रहे थे। उसने कदम उठाने का फैसला किया। उस रात मीना ने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसने अभी भी उसका एहसान माना था। सांसद प्रकाश शर्मा, राजेश की सूची में से एक नाम। वे एक निजी रेस्तरां में मिले, उत्सुक आंखों से दूर। तुम्हें इस मामले को गायब करना होगा, मीना ने सीधे तौर पर कहा। यह इतना आसान नहीं है, शर्मा ने घबराकर जवाब दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह छूत है और अब अफवाहें हैं कि राजेश जिंदा है। मीना पीली पड़ गई। आपने क्या कहा? शहर में कुछ लोगों ने उसे देखा है। अगर यह सच है तो आपके पास चोरी के मामले से कहीं बड़ी समस्या है। राजेश बेंगलुरु के एक क्लिनिक में है। वह 11 साल से वहां है। जाहिर है अब नहीं। मीना को लगा कि उसके पैरों के नीचे दुनिया ढह रही है। अगर राजेश जिंदा और आजाद था तो उसके पास उसे डुबोने के लिए पर्याप्त सबूत थे। उसने हमेशा हर चीज की कॉपी रखी थी। वह हमेशा बहुत सावधान रहा था। मुझे सुरक्षा चाहिए, उसने कहा। अगर मैं गिरती हूं तो हम सब गिरते हैं। मुझे धमकी मत दो मीना। यह धमकी नहीं है, यह एक तथ्य है। मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको और 12 अन्य को फंसाते हैं। अगर मैं जेल जाती हूं तो वे दस्तावेज प्रेस तक पहुंच जाएंगे। शर्मा ने उसे नफरत और डर के मिश्रण से देखा। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूं कि राजेश इस बार वास्तव में गायब हो जाए और मैं चाहती हूं कि उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मामले से हटा दिया जाए। यह असंभव है, तो इसे संभव बनाने का तरीका ढूंढो या हम सब जेल में समाप्त हो जाएंगे। शर्मा एक लंबे पल के लिए चुप रहा। एक तरीका है, उसने आखिरकार कहा, लेकिन यह जोखिम भरा है। बोलो। मैं अजय सिंह को दूसरे जिले में स्थानांतरित करवा सकता हूं और मैं लोगों को राजेश को गवाही देने से पहले उसे ढूंढने के लिए भेज सकता हूं। करो। और अगर कुछ गलत होता है, मीना ने ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, अगर कुछ गलत होता है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मैं सभी को अपने साथ डुबो दूं। जज सुनीता शर्मा ने 3 दिन बाद एक आपातकालीन सुनवाई बुलाई। मामले ने ऐसे आयाम ले लिए थे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हॉल भरा हुआ था। राधा अपने नए वकील के साथ बैठी थी, एक जिसे अजय सिंह ने उसे दिलाया था। एडवोकेट पूजा रेड्डी नामक एक महिला, संस्थागत दुर्व्यवहार के मामलों में विशेषज्ञ। प्रिया सामाजिक कार्यकर्ता के साथ गैलरी में थी और 11 साल में पहली बार राजेश सिंह अदालत में मौजूद था। मीना को 2 अधिकारियों द्वारा एस्कॉर्ट किया गया था। उसने अब काले कपड़े नहीं पहने थे और न ही शालीनता से रो रही थी। उसकी आंखें गहरी थीं और बाल बिखरे हुए थे। पीड़ित का मुखौटा गिर गया था। जज सुनीता शर्मा ने बोलना शुरू किया। इस सुनवाई का उद्देश्य शर्मा बनाम सिंह मामले में प्रस्तुत नए सबूतों की समीक्षा करना है। चूंकि परिस्थितियां नाटकीय रूप से बदल गई हैं, मैंने जांच के दायरे का विस्तार करने का फैसला किया है। मीना ने अपने वकील की ओर देखा, लेकिन उसने उसकी आंखों से परहेज किया। वह अब उसे बचाव नहीं करना चाहता था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिंह, क्या आप अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं? अजय सिंह खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, पिछले कुछ हफ्तों में हमने 1 दशक से अधिक समय से चल रहे एक षड्यंत्र का खुलासा किया है। मीना देवी ने जज राकेश वर्मा और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से निम्नलिखित अपराध किए हैं। एक नाबालिग का अवैध अपहरण, अपने पति राजेश सिंह को धोखाधड़ी से भर्ती करना, पारिवारिक धन का गबन और एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए सबूत गढ़ना। अदालत में शोरगुल तेज था। जज ने शांति बनाए रखने को कहा। इसके अलावा अजय सिंह ने जारी रखा, हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि इस षड्यंत्र में उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी शामिल हैं। मैं संघीय जांच खोलने
और आरोपी को निवारक हिरासत में लेने का अनुरोध करता हूं। मीना खड़ी हुई। यह एक डायन हंट है। वे मुझे नष्ट करने के लिए मेरी बेटी और एक नौकरानी का उपयोग कर रहे हैं। बैठ जाओ श्रीमती मीना, जज ने आदेश दिया। मैं नहीं बैठूंगी। वह बच्ची उस महिला की बेटी नहीं है। मेरे पास इसे साबित करने वाले दस्तावेज हैं। आपके पास जो दस्तावेज हैं वे झूठे हैं। राजेश ने अपनी जगह से हस्तक्षेप किया। मैं प्रिया के जन्म के समय मौजूद था। राधा उसकी जैविक मां है और आप यह पूरी तरह से जानती हैं। मीना ने उसे शुद्ध नफरत से देखा। तुम्हें बंद कर देना चाहिए था। मैं बंद था 11 साल तुम्हारे आदेश पर। जज ने हथौड़ा मारा। आदेश? श्रीमती मीना, इन आरोपों की जांच होने तक आपको हिरासत में लिया जाता है। अधिकारी, उसे ले जाओ। जबकि गार्ड मीना के पास पहुंचे, उसने एक आखिरी बात चिल्लाई। यह यहीं खत्म नहीं होता। मेरे पास सबके बारे में जानकारी है। अगर वे मुझे डुबोते हैं तो मैं उन्हें अपने साथ डुबो दूंगी। दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए, लेकिन अदालत में हर कोई जानता था कि वह सही थी। यह अभी शुरू हुआ था। मीना देवी की गिरफ्तारी सभी चैनलों पर खबर थी। कैमरों ने उस पल को कैद किया जब उसे हथकड़ी पहनाकर अदालत से बाहर निकाला गया। ऐसी धमकियां चिल्लाते हुए जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता था। जनता के लिए यह एक खलनायिका का अंत था। पूरी कहानी जानने वालों के लिए यह कुछ बहुत बड़े की शुरुआत थी। राधा ने अदालत से सब कुछ देखा। उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। 12 साल की चुप्पी, अपमान। हर बार जब वह प्रिया को किसी और महिला को मां कहते हुए देखती थी तो अपने दर्द को निगलना। और अब आखिरकार सच्चाई सामने आ रही थी। लेकिन उसे खुशी महसूस नहीं हुई, उसे डर महसूस हुआ, क्योंकि मीना हार मानने वाली महिला नहीं थी और उसके आखिरी शब्द राधा के दिमाग में गूंज रहे थे। अगर वे मुझे डुबोते हैं तो मैं उन्हें अपने साथ डुबो दूंगी। उस रात राधा, राजेश और प्रिया ने पहली बार परिवार के रूप में एक साथ खाना खाया। अपार्टमेंट छोटा था, खाना साधारण था, लेकिन तीनों में से किसी ने भी 1 दशक से अधिक समय से ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। अब क्या होगा? प्रिया ने पूछा, अपने प्लेट में खाना हिलाते हुए बिना खाए। जांच जारी रहेगी, राजेश ने जवाब दिया। अजय सिंह के पास मीना को लंबे समय तक बंद रखने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, और बाकी जिनका आपने उल्लेख किया, राजनेता और व्यवसायी। राजेश ने राधा के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। वह अधिक जटिल है। उनके पास शक्ति, पैसा, प्रभाव है। उन्हें छूना आसान नहीं होगा। प्रिया ने कांटा मेज पर रख दिया। तो क्या वे बच सकते हैं? नहीं, अगर मैं इसे रोक सकता हूं, राजेश ने कहा। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम कुछ समझो प्रिया। आगे जो आ रहा है वह आसान नहीं होगा। वे हम पर हमला करेंगे। वे हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि तुम्हारी मां और मैं इस कहानी के खलनायक हैं। मेरी मां यहीं बैठी हैं, प्रिया ने राधा की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। दूसरी महिला कभी मेरी मां नहीं थी। राधा को लगा कि उसका दिल कुछ ऐसा भर रहा है जो उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था, आशा। लेकिन वह आशा ज्यादा देर तक नहीं टिकी। राजेश का फोन बजा। वह अजय सिंह था। हमें एक समस्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा। मीना ने बात करने का अनुरोध किया है। वह कहती है कि उसके पास आपके बारे में जानकारी है और वह सब कुछ बदल देगी। राजेश ने भौहें चढ़ाईं। किस तरह की जानकारी? वह मुझे बताना नहीं चाहती थी। वह सिर्फ आपसे बात करना चाहती है, अकेले में। जहां मीना को निवारक हिरासत में रखा गया था, वह शहर के बाहर एक ग्रे इमारत थी। राजेश अगले दिन सुबह पहुंचा। अजय सिंह और 2 अधिकारियों द्वारा एस्कॉर्ट किया गया। वह वहां नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसे यह जानने की जरूरत थी कि वह क्या कर रही थी। मुलाकात कक्ष ठंडा था। कंक्रीट की दीवारें और फर्श पर एक धातु की मेज लगी हुई थी। मीना दूसरी तरफ बैठी थी, कैदियों की नारंगी वर्दी पहने और बिना किसी मेकअप के। वह आखिरी बार राजेश ने उसे स्पष्ट रूप से देखा था, उससे 10 साल बड़ी लग रही थी। तुम आए? उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगा तुम डरोगे। किस बात का डर? सच्चाई का। राजेश उसके सामने बैठ गया। कौन सी सच्चाई? सभी जानते हैं कि तुमने क्या किया। सभी जानते हैं कि मैंने क्या किया, लेकिन कोई नहीं जानता कि तुमने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया। मीना आगे झुकी। नहीं, और 15 साल पहले तुमने जो सिनालोआ कार्टेल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, उसके बारे में क्या? वे शिपमेंट जो तुम्हारे गोदामों से बिना किसी सवाल के गुजरते थे। राजेश पीला पड़ गया। वह तुम्हें जानने से पहले था और मुझे नहीं पता था कि वे क्या ले जा रहे थे, लेकिन तुमने कागजात पर हस्ताक्षर किए और मेरे पास प्रतियां हैं। वे दस्तावेज कुछ भी साबित नहीं करते हैं। वे साबित करते हैं कि तुम व्यवसाय का हिस्सा थे, और अगर वे दस्तावेज सही हाथों में पहुंच जाते हैं तो तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताओगे, ठीक मेरी तरह। राजेश ने उसे तिरस्कार से देखा।
तुम क्या चाहती हो? मैं एक सौदा चाहती हूं। तुम मेरे खिलाफ आरोप वापस लेते हो। तुम अजय सिंह को मनाते हो कि मुझे वर्मा ने हेरफेर किया था और मैं तुम्हारे अतीत के बारे में चुप रहती हूं। और राधा और प्रिया, राधा बच्ची के साथ रह सकती है। मुझे अब उसकी परवाह नहीं है। मुझे कभी वास्तव में परवाह नहीं थी। वह बस एक आदर्श परिवार की छवि बनाए रखने का एक साधन थी। राजेश ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम एक राक्षस हो, मैं एक उत्तरजीवी हूं, ठीक तुम्हारी तरह। फर्क यह है कि मैं एक अच्छी इंसान होने का नाटक नहीं करती। राजेश खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं करने वाला। मैं तुम्हें आजाद छोड़ने के बजाय जेल जाना पसंद करूंगा। मीना मुस्कुराई। तो हम नरक में मिलेंगे प्रिय, क्योंकि अगर मैं गिरती हूं तो मैं तुम्हें अपने साथ खींच लूंगी। राजेश दुनिया का बोझ अपने कंधों पर लिए जेल से बाहर निकला। मीना के शब्द उसे परेशान कर रहे थे। वह सही थी। 15 साल पहले, जब वह युवा और महत्वाकांक्षी था, उसने बिना सवाल पूछे अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। अनुबंध जो अवैध संचालन के लिए एक मुखौटा निकले। जब उसे सच्चाई का पता चला तो वह तुरंत दूर हट गया। उसने सभी संबंध तोड़ दिए। उसके पास जो दस्तावेज थे उन्हें नष्ट कर दिया और फिर कभी उस दुनिया में न लौटने की कसम खाई। लेकिन मीना ने जाहिर तौर पर प्रतियां रखी थीं। उस रात राजेश ने राधा को सब कुछ बताया। मैं एक बेवकूफ था, उसने सिर हाथों में लिए बिस्तर के किनारे पर बैठे हुए कहा। मैं युवा था, मैं जल्दी पैसा चाहता था और मैंने यह नहीं पूछा कि वह कहां से आ रहा था। राधा ने उसे चुपचाप सुना। क्या आप जानते थे कि यह अवैध था? नहीं, शुरुआत में जब मुझे पता चला तो मैं बाहर निकल गया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी और क्योंकि मुझे लगा कि यह हमेशा के लिए दब गया है। राधा करीब आई और उसके हाथ पकड़े। हम सब गलतियां करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम उसके बाद क्या करते हैं। मैंने उसके बाद मीना से भागना और तुम्हें हमारी बेटी के साथ अकेला छोड़ देना था। मैं कोई हीरो नहीं हूं राधा, मुझे हीरो की जरूरत नहीं है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो लड़ने को तैयार हो। क्या तुम तैयार हो? राजेश ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, तो हम इसका एक साथ सामना करेंगे। अगर मीना के पास दस्तावेज हैं तो हमारे पास सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा सामने आती है। बगल के कमरे में प्रिया पतली दीवार से सब कुछ सुन रही थी। उसने अभी अभी पता चला था कि उसके पिता परिपूर्ण नहीं थे, कि उन्होंने गंभीर गलतियां की थीं, कि वह व्यक्ति जो उसे बचाने के लिए वापस आया था उसके अपने राक्षस थे। लेकिन निराश महसूस करने के बजाय उसे कुछ अलग महसूस हुआ, समझ। क्योंकि अगर प्रिया ने अपने 11 साल के जीवन में कुछ सीखा था तो वह यह था कि लोग पूरी तरह से अच्छे या पूरी तरह से बुरे नहीं होते हैं। वे इंसान होते हैं और इंसान गलतियां करते हैं। सवाल यह था, क्या अतीत की गलतियां एक बेहतर भविष्य के अवसर को नष्ट कर सकती थीं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह ने चिंता के साथ खबर प्राप्त की। अगर मीना के पास वास्तव में राजेश को फंसाने वाले दस्तावेज थे तो मामला बहुत जटिल हो जाएगा। बचाव पक्ष यह तर्क दे सकता है कि राजेश पीड़ित नहीं था, बल्कि एक साथी था जो अब बदला लेना चाहता था। मुझे चाहिए कि आप मुझे सब कुछ बताएं, अजय सिंह ने राजेश से अपने कार्यालय में कहा। कुछ भी न छोड़ें। राजेश ने उसे स्थिति समझाई। 15 साल पहले के अनुबंध, उसकी प्रारंभिक अज्ञानता, सच्चाई का पता चलने पर दूर हटने का उसका निर्णय। क्या कुछ ऐसा है जो आपको सीधे आपराधिक गतिविधियों से जोड़ता है? केवल उन अनुबंधों पर मेरे हस्ताक्षर। मैंने किसी भी ऑपरेशन में भाग नहीं लिया, मुझे उनसे कोई पैसा नहीं मिला। मुझे बात तक नहीं पता था कि वे क्या ले जा रहे थे। क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? मैं साबित कर सकता हूं कि मैं दूर हट गया। मैं साबित कर सकता हूं कि मैंने 1 साल बाद गुमनाम रूप से उन लोगों की शिकायत की। लेकिन मैं यह साबित नहीं कर सकता कि मुझे उस समय क्या नहीं पता था। अजय सिंह अपनी कुर्सी पर विचारशील होकर वापस बैठ गया। मीना इसे मोलभाव के चिप के रूप में इस्तेमाल करेगी। अगर मामला अदालत में जाता है तो उसका बचाव आपको असली अपराधी के रूप में पेश करेगा। मुझे पता है। एक और विकल्प है, अजय सिंह ने कहा। आप स्वेच्छा से अपने अतीत के बारे में गवाही दे सकते हैं मीना से पहले। यदि आप उसे बेनकाब करने से पहले कबूल करते हैं तो प्रभाव कम होगा और उसके खिलाफ मामला आगे बढ़ेगा। आपने 15 साल पहले जो किया वह इस बात को सही नहीं ठहराता कि उसने 11 साल तक क्या किया, लेकिन आपको परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। राजेश एक पल के लिए चुप रहा। क्या मैं जेल जा सकता हूं? यह संभव है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे उन अनुबंधों की जांच करते समय क्या पाते हैं। यह एक असंभव निर्णय था। कबूल करना मतलब अपनी स्वतंत्रता को जोखिम में डालना था। कबूल न करना मतलब मीना को उसे नष्ट करने की शक्ति देना था। मुझे सोचने की जरूरत है, राजेश ने कहा। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। मीना पहले से ही वकीलों से बात कर रही है।
राजेश अजय सिंह के कार्यालय से यह महसूस करते हुए बाहर निकला कि जमीन उसके पैरों के नीचे खिसक रही है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए लौटा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह उसे नष्ट कर सकता है। उस रात प्रिया ने एक निर्णय लिया। उसने बातचीत सुनी थी, उसने अपने माता पिता के चेहरों पर चिंता देखी थी और उसने फैसला किया कि कार्रवाई करने का समय आ गया है। किसी को बताए बिना वह राधा और राजेश के सोते समय अपार्टमेंट से बाहर निकली। वह मीना को जहां रखा गया था उस जेल तक टैक्सी ले गई। उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ अधिक शक्तिशाली था, दृढ़ संकल्प। मुझे मीना देवी से मिलना है, उसने प्रवेश द्वार पर गार्ड से कहा। क्या आप परिवार से हैं? मैं उसकी बेटी हूं। गार्ड ने उसे आश्चर्य से देखा। सभी ने खबर देखी थी, सभी जानते थे कि प्रिया कौन थी। यहां इंतजार करो। 30 मिनट बाद प्रिया मुलाकात कक्ष में बैठी थी। मीना 2 गार्डों द्वारा एस्कॉर्ट की गई। जब उसने बच्ची को देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य से संदेह आ गया। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं आपसे अकेले बात करने आई हूं। तुम्हारी नकली मां ने तुम्हें आने दिया? वह नहीं जानती कि मैं यहां हूं। मीना उसके सामने एक गणनात्मक मुस्कान के साथ बैठ गई। दिलचस्प। और तुम क्या बात करना चाहती हो? मैं चाहती हूं कि तुम राजेश को अकेला छोड़ दो। तुम्हारे पिता, जिसने तुम्हें 11 साल तक छोड़ दिया, उसने मुझे नहीं छोड़ा, तुमने उसे बंद कर दिया। विवरण। मुद्दा यह है कि अब वह हीरो बनने आया है और उम्मीद करता है कि हम उसके अपने पापों को भूल जाएं। प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसे अकेला छोड़ने के लिए तुम क्या चाहती हो? मीना ने उत्सुकता से आगे झुक गई। क्या तुम मुझसे बातचीत कर रही हो? एक 11 साल की बच्ची? मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम चाहती हो। तुम्हारे पास ऐसा क्या हो सकता है जो मुझे रुचिकर लगे? प्रिया ने अपनी जैकेट की जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यह ट्रस्ट फंड दस्तावेज की एक प्रति थी, वही ट्रस्ट फंड जो राजेश ने 11 साल पहले उसके नाम पर छोड़ा था और जो उसके 12 साल की होने पर सक्रिय हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम इस पैसे को अपने पास रखना चाहती थी, प्रिया ने कहा। इसीलिए तुमने मेरे जन्मदिन से पहले राधा को घर से निकालने की कोशिश की। अगर तुम राजेश के खिलाफ उन दस्तावेजों का उपयोग न करने का वादा करती हो तो जब मैं 12 साल की हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें पूरा ट्रस्ट फंड हस्तांतरित कर दूंगी। मीना ने उसे प्रशंसा और तिरस्कार के मिश्रण से देखा। तुम मेरे विचार से अधिक चालाक हो, लेकिन एक समस्या है। क्या? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम अपना वादा निभाओगी, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं अपना शब्द रखती हूं। उनके बीच सन्नाटा गहरा था। मीना बच्ची का अध्ययन कर रही थी, किसंका कमजोरी के संकेतों की तलाश कर रही थी। उसे कोई नहीं मिला। मैं इस पर विचार करूंगी, उसने आखिरकार कहा। जब राधा को पता चला कि प्रिया मीना से मिलने गई थी तो उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। तुम पागल हो, उसने चिल्लाया। वह महिला खतरनाक है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। मैं जेल में थी, मां, गार्डों के साथ। वह मुझे कुछ नहीं कर सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमसे परामर्श किए बिना ऐसे फैसले नहीं ले सकती। राजेश ने शांत आवाज में हस्तक्षेप किया। प्रिया, तुमने उसे वास्तव में क्या कहा? प्रिया ने उन्हें उस प्रस्ताव के बारे में समझाया जो उसने किया था, शांति के बदले में ट्रस्ट फंड। तुम ऐसा नहीं कर सकती, राधा ने कहा। वह पैसा तुम्हारा है। तुम्हारे पिता ने उसे तुम्हारे भविष्य के लिए छोड़ा था। अगर मेरे पिता जेल में हैं तो मेरा भविष्य कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे आप लोगों की जरूरत है। राजेश अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ध्यान से सुनो, तुमने जो किया वह बहुत बहादुर था, लेकिन बहुत जोखिम भरा भी था। मीना कोई ऐसी नहीं है जिससे बातचीत की जा सके। वह जो भी आप उसे देंगी वह ले लेगी और हमला करना जारी रखेगी। तो हम क्या करते हैं? हम सही काम करते हैं। मैं अपने अतीत के बारे में कबूल करने वाला हूं इससे पहले कि वह इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन आप जेल जा सकते हैं, वह बिकार के खिलाफ जेल जा सकते हैं, यह संभव है। लेकिन मैं अपनी गलतियों के परिणामों का सामना करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि कोई उन्हें मुझे नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करे। प्रिया ने अपने पिता को गले लगाया। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। तुम मुझे नहीं खोओगी, चाहे कुछ भी हो। हम साथ रहेंगे, शायद शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन साथ। राधा गले मिली। 11 साल में पहली बार तीनों एक ही तरफ थे, अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया के खिलाफ। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वह यह था कि मीना पहले ही एक निर्णय ले चुकी थी और वह नहीं था जिसकी प्रिया को उम्मीद थी। अगले दिन मीना ने एक आपातकालीन सुनवाई का अनुरोध किया। उसके वकील, एक नया आदमी जिसे उसने बचे हुए थोड़े से पैसे से काम पर रखा था, ने एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव पेश किया। मेरे मुवक्किल बयान देना चाहती है, उसने घोषणा की।
उसके पास उच्च प्रोफाइल वाले कई व्यक्तियों को शामिल करने वाली आपराधिक गतिविधियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी है। जज सुनीता शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। क्या वह एक समझौते की तलाश में है? मेरा मुवक्किल सजा में कमी के बदले में पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। अजय सिंह खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, यह स्पष्ट रूप से मुख्य मामले से ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। यह ध्यान भटकाने वाला नहीं है, मीना के वकील ने जवाब दिया। मेरे मुवक्किल के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो 15 साल पहले राजेश सिंह की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के संचालन में भागीदारी साबित करते हैं। अदालत में तुरंत फुसफुसाहट हुई। राजेश गैलरी में बैठा पेट में मरोड़ महसूस कर रहा था। मीना ने उसे धोखा दिया था। प्रिया के प्रस्ताव के बावजूद उसने हमला करने का फैसला किया था। इसके अलावा वकील ने जारी रखा, मेरे मुवक्किल के पास भ्रष्टाचार के नेटवर्क के बारे में जानकारी है जिसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह ने उल्लेख किया है। नाम, तारीखें, रकम, सब कुछ। जज सुनीता शर्मा ने स्थिति पर विचार किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह, आपकी क्या राय है? अजय सिंह ने जवाब देने में देर की। यह एक जाल था, वह जानता था, लेकिन यह एक अवसर भी था। अगर मीना के पास वास्तव में भ्रष्टाचार के नेटवर्क के बारे में जानकारी थी तो उसे सुनना उचित हो सकता है। मैं एक समझौते पर विचार करने को तैयार हूं, उसने आखिरकार कहा, लेकिन मुझे कुछ भी करने के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले सबूत देखने की जरूरत है। अस्वीकार्य, वकील ने जवाब दिया। मेरा मुवक्किल किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर होने तक कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो कोई सौदा नहीं। मीना खड़ी हुई। रुको, उसने चिल्लाया, कुछ और है, कुछ ऐसा जो कोई नहीं जानता। बैठ जाओ श्रीमती मीना, जज ने आदेश दिया। जज वर्मा ने अकेले काम नहीं किया, उसके पास एक साथी है, कोई ऐसा व्यक्ति जो 20 साल से इस नेटवर्क को परछाई से बचा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इसी अदालत में है। सब लोग चारों ओर देखने लगे। वह कौन हो सकता है? मीना ने सीधे गैलरी में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह सांसद प्रकाश शर्मा, और मैं इसे साबित कर सकती हूं। सांसद शर्मा पीला पड़ गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन 2 अधिकारी पहले ही उसकी ओर बढ़ रहे थे। यह बेतुका है, उसने चिल्लाया। वह महिला खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मीना ने शांति से कहा। बातचीत जहां सांसद अवैध स्थानांतरण, न्यायाधीशों को रिश्वत, गवाहों को डराने का आदेश देता है, सब कुछ प्रलेखित है। जज सुनीता शर्मा ने हथौड़ा मारा। आदेश, सांसद शर्मा, कृपया अपनी जगह पर रहें जबकि हम इन आरोपों का मूल्यांकन करते हैं। आप मुझे हिरासत में नहीं ले सकते। मेरे पास संसदीय प्रतिरक्षा है। आपकी प्रतिरक्षा गंभीर अपराधों के मामलों में लागू नहीं होती है, जज ने जवाब दिया। अधिकारी, सुनिश्चित करें कि सांसद अदालत से बाहर न जाएं। अजय सिंह मंच की ओर बढ़ा। माय लॉर्ड, मैं श्रीमती मीना द्वारा दावा किए गए सबूतों का मूल्यांकन करने के लिए एक अवकाश का अनुरोध करता हूं। स्वीकृत। 2 घंटे का अवकाश। जबकि अधिकारी मीना को उसकी कोठरी में वापस ले जा रहे थे, वह राजेश के पास से गुजरी और फुसफुसाया, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं गिरती हूं तो मैं उन्हें अपने साथ घसीटूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं, उन्हें। तुम और मैं बाद में बात करेंगे। राजेश को नहीं पता था कि क्या सोचना है, मीना उसकी रक्षा कर रही थी या यह एक और चाल थी जिसे वह नहीं समझता था। अवकाश में अजय सिंह ने मीना द्वारा प्रदान किए गए सबूतों की समीक्षा की। वे विनाशकारी थे। ऑडियो रिकॉर्डिंग जहां सांसद शर्मा सीधे आदेश दे रहा था, उसके हस्ताक्षर वाले दस्तावेज, समझौता करने वाली तस्वीरें। यह प्रामाणिक है, अजय सिंह ने कहा। यह सब प्रामाणिक है। मामले के लिए इसका क्या मतलब है? राजेश ने पूछा। इसका मतलब है कि मीना अभी अभी इस जांच की सबसे मूल्यवान गवाह बन गई है। यदि वह पूरी तरह से सहयोग करती है तो उसे अपनी सजा में महत्वपूर्ण कमी मिल सकती है। और मेरे अनुबंधों का क्या? अजय सिंह ने गंभीर भाव के साथ उसकी ओर देखा। उसने अपने बयान में इसके बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। उसने केवल शर्मा और वर्मा पर हमला किया। वह मेरी रक्षा क्यों करेगी? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बदल गया है और हमें पता लगाना होगा कि उस रात राजेश को एक अप्रत्याशित कॉल आया। वह जेल से मीना थी। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, उसने शुरू किया, मुझे सुनो। मुझे क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बचाया है और मैं चाहती हूं कि तुम जानो क्यों। राजेश चुप रहा, इंतजार कर रहा था। प्रिया मुझसे मिलने आई थी। उसने तुम्हें अकेला छोड़ने के बदले में मुझे ट्रस्ट फंड की पेशकश की। एक 11 साल की बच्ची अपने पिता के लिए बातचीत कर रही थी। मुझे पता है, उसने मुझे बताया। उसे नहीं पता कि उस मुलाकात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस बच्ची में मुझसे कहीं ज्यादा साहस और प्यार है, और मुझे कुछ पता चला। अगर मैं तुम्हें बर्बाद करके उसे भी बर्बाद करती हूं तो मैं उससे भी बदतर बन जाती हूं जो मैं पहले से ही हूं। आपको कब से इसकी परवाह है? जब से मुझे समझ आया
कि मैं अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने वाली हूं और मैं चाहती हूं कि इस सब से कम एक अच्छी चीज निकले। और आपकी धमकियों का क्या? मेरे अतीत के बारे में दस्तावेज मैंने उन्हें नष्ट कर दिया। खैर, मैंने अपने वकील से उन्हें नष्ट करने के लिए कहा। वे अब मौजूद नहीं हैं। राजेश को विश्वास नहीं हो रहा था। आप ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि प्रिया ने मुझसे पूछा था, और क्योंकि भले ही मुझे यह स्वीकार करना मुश्किल लगे, उस बच्ची को एक पिता की जरूरत है, भले ही वह पिता तुम ही हो। एक लंबा सन्नाटा था। मैं तुमसे माफी नहीं मांग रही हूं, मीना ने जारी रखा। मैं इसकी हकदार नहीं हूं और मैं इसे नहीं चाहती। मैं बस इतना कह रही हूं कि मैं अब तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मेरे अब बड़े दुश्मन हैं, शर्मा, वर्मा और बाकी सब। उन्होंने मुझे सालों तक इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं एक साथी थी, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ एक साधन थी। अब वे भुगतान करेंगे। और उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं। मैं अपनी सजा काटूंगी और शायद अगर प्रिया कभी चाहे तो मैं उसे सब कुछ समझाते हुए एक पत्र लिखूंगी। राजेश ने फोन रख दिया। यह नहीं जानता था कि क्या महसूस करना है। मीना 15 साल से उसका सबसे बुरा सपना थी और अब अप्रत्याशित रूप से उसने उसे बचाया था। क्या वह ईमानदार थी या यह एक और चाल थी जिसे वह नहीं समझता था? केवल समय ही बताएगा। एक हफ्ते बाद मामले ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सांसद शर्मा आजीवन कारावास की संभावना का सामना करते हुए सहयोग करने का फैसला किया। सजा में कमी के बदले में उसने भ्रष्टाचार के पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी दी। नाम, तारीखें, बैंक खाते, छिपी हुई संपत्ति। इन नामों में 3 संघीय न्यायाधीश, 2 राज्यपाल और एक पूर्व मंत्री शामिल थे। यह देश के हालिया इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था। जज राकेश वर्मा यह देखकर कि उसकी दुनिया ढह रही थी, भागने की कोशिश की। उसे हवाई अड्डे पर एक नकली पासपोर्ट और नकदी से भरे 2 सूटकेस के साथ पकड़ा गया। उसका करियर, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी स्वतंत्रता, सब कुछ एक पल में समाप्त हो गया। जज सुनीता शर्मा ने दृढ़ हाथ से सुनवाई की अध्यक्षता की। एक एक करके शामिल लोग गिरते गए और इस सब के केंद्र में मुख्य गवाह के रूप में मीना देवी थी। उसकी गवाही विनाशकारी थी। वह हर विवरण, हर गुप्त समझौते, हर झूठ को जानती थी। वह 15 साल से नेटवर्क का हिस्सा थी और अब वह उसे अंदर से नष्ट कर रही थी। जब आखिरी सुनवाई समाप्त हुई तो जज सुनीता शर्मा ने उसे एक अपठनीय भाव से देखा। श्रीमती मीना, इस जांच के लिए आपका सहयोग अमूल्य रहा है। हालांकि यह उन अपराधों को नहीं मिटाता है जो आपने राधा शर्मा, राजेश सिंह, विशेष रूप से नाबालिग प्रिया के खिलाफ किए थे। मुझे पता है माय लॉर्ड, आपकी मूल सजा कई आरोपों के लिए 40 साल थी। आपके सहयोग के स्तर को देखते हुए यह अदालत सजा को 20 साल तक कम करती है, जिसमें 12 साल बाद पैरोल की संभावना है। मीना ने सिर हिलाया। यह उसकी उम्मीद से ज्यादा था। क्या आपको कुछ कहना है? जज ने पूछा। मीना ने गैलरी की ओर देखा जहां प्रिया राधा और राजेश के बीच बैठी थी। बस एक बात प्रिया, मुझे उस सब के लिए खेद है जो मैंने तुम्हें किया। मैं तुम्हारी क्षमा की हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि अंत में मैंने कुछ अच्छा किया, भले ही गलत कारणों से। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, बस उसे एक तटस्थ भाव से देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, लेकिन क्षमा भी नहीं थी। बस किसी ऐसे व्यक्ति की शांति थी जिसने आखिरकार एक अध्याय बंद कर दिया था। गार्ड मीना को ले गए और उसके साथ अतीत का आखिरी भूत भी चला गया। मीना के अपनी सजा काटना शुरू करने के 3 महीने बाद राधा, राजेश और प्रिया का जीवन आकार लेने लगा। राजेश ने 15 साल पहले के अपने अनुबंधों के बारे में स्वेच्छा से बयान दिया था। जांच ने निर्धारित किया कि उसने जानबूझकर अवैध गतिविधियों में भाग नहीं लिया था और सच्चाई का पता चलने पर व्यवसाय से उसका हटना तुरंत था। उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए गए। राधा ने कानूनी रूप से प्रिया की हिरासत वापस ले ली। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, कागजात और सुनवाई से भरी, लेकिन आखिरकार उसके पास वह था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, अपनी बेटी की मां के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त होना। वे मालदीव हवेली और उसके द्वारा दर्शाई गई हर चीज से दूर एक शांत पड़ोस में एक छोटे से घर में चले गए। राजेश ने पारिवारिक कंपनी में अपने शेयर बेच दिए और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, लेकिन सब कुछ परिपूर्ण नहीं था। प्रिया को अक्सर बुरे सपने आते थे। वह चिल्लाते हुए, पसीने से तरबतर होकर जागती थी, ऐसे पलों को फिर से जीती थी जो उसकी उम्र की बच्ची को कभी नहीं जीना चाहिए था। राधा उसे हर रात दिलासा देती थी, लेकिन जानती थी कि घावों को भरने में सालों लगेंगे। एक दिन प्रिया ने एक सवाल पूछा जिसकी राधा को उम्मीद नहीं थी।
क्या आप उसे कभी माफ करेंगी? किसे? मीना को। राधा एक पल के लिए चुप रही। मुझे नहीं पता। उसने मुझे जो किया, उसने हमें जो किया, उसे माफ करना मुश्किल है। लेकिन उसने मुझे अपने तरीके से पाला, विकृत और स्वार्थी, लेकिन उसने मुझे पाला। क्या वह कुछ भी मायने नहीं रखता? क्या आपने उसे माफ कर दिया है? प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। नहीं, लेकिन मुझे उससे नफरत भी नहीं है। मुझे बस कुछ महसूस नहीं होता, जैसे वह कोई अजनबी है जिससे मैं बहुत पहले मिली थी। यह सामान्य है। समय के साथ आप यह सब संसाधित करने का तरीका ढूंढ लेंगी। और आपने क्या? आपने उन 12 सालों को संसाधित किया है जो आपने अपने ही घर में नौकरानी के रूप में बिताए, यह देखते हुए कि कोई और महिला आपकी बेटी को पाल रही थी। सवाल ने राधा को जोर से मारा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शायद उसके पास कभी नहीं होगा। प्रिया का 12वां जन्मदिन मार्च के धूप वाले दिन आया। राधा ने घर पर केक बनाया, राजेश ने गुब्बारे खरीदे और तीनों ने अपने नए घर के छोटे से बगीचे में जश्न मनाया। एक इच्छा मांगो, राधा ने कहा जबकि प्रिया ने मोमबत्तियों को देखा। प्रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर जोर से फूंका। आपने क्या मांगा? राजेश ने पूछा। अगर मैं कहती हूं तो वह सच नहीं होगा। खाने के बाद राजेश ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। तुम्हारे लिए कुछ है, अब यह आधिकारिक है। प्रिया ने लिफाफा खोला। वे ट्रस्ट फंड के दस्तावेज थे जो राजेश ने 11 साल पहले छोड़े थे। अब जब वह 12 साल की हो गई थी तो पैसा कानूनी रूप से उसका था। यह मेरी कल्पना से अधिक है, प्रिया ने आंकड़ों को देखते हुए कहा। तुम्हारे दादा ने मरने पर बहुत कुछ छोड़ा था। मीना उस पैसे को कभी नहीं छू सकी क्योंकि वह तुम्हारे नाम पर सुरक्षित था। मैं इतना कुछ के साथ क्या करूं? जो तुम चाहो यह तुम्हारा निर्णय है। प्रिया ने एक पल सोचा, फिर उसने अपने माता पिता की ओर देखा। मैं इसे दान करना चाहती हूं। दान करना? राधा आश्चर्यचकित लग रही थी। हमारे जैसे परिवारों को, ऐसी माताएं जिन्होंने शक्तिशाली लोगों के कारण अपने बच्चों को खो दिया, ऐसे पिता जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया, मैं उनकी मदद करना चाहती हूं। राजेश को लगा कि उसका सीना गर्व से भर गया है। क्या आप निश्चित हैं? यह बहुत पैसा है। पैसा मुझे खोए हुए 11 साल वापस नहीं लाएगा, लेकिन यह दूसरों को अपने खोने से बचाने में मदद कर सकता है। राधा ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। तुम इतनी बुद्धिमान कैसे हो गई? मेरे पास एक अच्छी शिक्षिका थी, प्रिया ने जवाब दिया। एक जिसने मुझे सिखाया कि प्यार किसी भी धन से अधिक महत्वपूर्ण है। उस रात जब प्रिया सो रही थी, राधा और राजेश ने भविष्य के बारे में बात की। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम ऐसे समाप्त होंगे, राधा ने कहा। साथ, स्वतंत्र, हमारी बेटी के साथ। मैंने भी नहीं। उस क्लिनिक में ऐसे पल थे जब मुझे लगा कि मैं उन्हें फिर कभी देखे बिना मर जाऊंगा। आपको किस बात ने स्वस्थ रखा? आप दोनों। उम्मीद है कि किसी दिन यह सब खत्म हो जाएगा और मैं आपको फिर से गले लगा सकूंगा। वे चुपचाप बगीचे से सितारों को देखते रहे। 1 दशक से अधिक समय में पहली बार भविष्य एक खतरा नहीं लग रहा था, यह एक वादा लग रहा था। लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक सुबह प्रिया के जन्मदिन के 3 हफ्ते बाद राधा को एक अप्रत्याशित मुलाकात मिली। यह एक 30 वर्षीय महिला थी जिसके गहरे बाल और आंखें थीं जो 1000 रहस्य छिपाए हुए लगती थीं। राधा शर्मा? हाँ, मैं हूं। मेरा नाम सीमा शर्मा है। मैं सांसद प्रकाश शर्मा की बेटी हूं। राधा को लगा कि उसका दिल तेज धड़क रहा है। आप क्या बात करना चाहती हैं? बस इतना ही। राधा ने उसे सावधानी से अंदर जाने दिया। वे लिविंग रूम में बैठे एक दूसरे को अविश्वास से देख रहे थे। मुझे पता है कि मेरे पिता ने क्या किया, सीमा ने शुरू किया। मुझे पता है कि वह उस नेटवर्क का हिस्सा था जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और मैं चाहती हूं कि आप जानो कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और आप मुझे यह क्यों बता रही हैं? क्योंकि मुझे कुछ मिला है, कुछ ऐसा जो मेरे पिता ने सालों तक छिपाया था, और मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। सीमा ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और उसे मेज पर रख दिया। ये अवैध गोद लेने के बारे में दस्तावेज हैं। मेरे पिता ने पिछले 2 दशकों में दर्जनों ऐसे मामलों की सुविधा प्रदान की। बच्चे जिन्हें उनकी जैविक माताओं से छीन लिया गया और अमीर परिवारों को बेच दिया गया। राधा को मतली महसूस हुई। प्रिया उनमें से एक है, ठीक नहीं। उसका मामला अलग था, क्योंकि मीना ने उसके लिए भुगतान नहीं किया, उसने बस उसे अपना लिया। लेकिन और भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो अभी भी अपने मूल के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं। आप यह मेरे पास क्यों ला रही हैं? क्योंकि आप जानती हैं कि कैसा महसूस होता है, क्योंकि आपने वह अनुभव किया है जो उन माताओं ने अनुभव किया, और क्योंकि मुझे लगता है कि हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। राधा ने दस्तावेजों को देखा। नाम, तारीखें, तस्वीरें थीं। शक्तिशाली पुरुषों के लालच से तबाह हुए दर्जनों परिवार। आप क्या प्रस्तावित करती हैं?
मैं प्रस्तावित करती हूं कि हम इसे अधिकारियों के पास ले जाएं, एक जांच खोलें, उन परिवारों को फिर से मिलाएं। और आपको इससे क्या मिलता है? सीमा ने नाम आंखों से उसकी ओर देखा। मोक्ष, मेरे पिता ने जीवन बर्बाद कर दिए। मैं उसे नहीं बदल सकती, लेकिन मैं कुछ नुकसान की मरम्मत करने की कोशिश कर सकती हूँ। यह एक जोखिम भरा प्रस्ताव था, लेकिन राधा ने सीखा था कि न्याय संगत कारणों का हमेशा जोखिम के लायक होता है। ठीक है, मैं यह करूंगी। अवैध गोद लेने की जांच में महीनों लग गए। राधा और सीमा ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह के साथ मिलकर काम किया। हर दस्तावेज की समीक्षा की, गवाहों का साक्षात्कार लिया, बिछड़े हुए परिवारों का पता लगाया। जो उन्होंने खोजा वह विनाशकारी था। पिछले 20 सालों में 40 से अधिक बच्चों को अवैध रूप से उनकी जैविक माताओं से अलग कर दिया गया था। कुछ को विदेशी परिवारों को बेच दिया गया था, दूसरों को स्थानीय जोड़ों को दे दिया गया था जिन्होंने उनके लिए भाग्य का भुगतान किया था, और अन्य बस गायब हो गए थे। नेटवर्क में डॉक्टर, वकील, न्यायाधीश और राजनेता शामिल थे। यह मीना या सांसद शर्मा ने जो खुलासा किया था उससे कहीं बड़ा था। यह एक महामारी है, अजय सिंह ने कहा जब उसने पूरी रिपोर्ट देखी, और यह दशकों से हमारी नाक के नीचे हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? राधा ने पूछा। इसे अदालत में ले जाएं, व्यक्तिगत मामले खोलें, उन परिवारों को फिर से मिलाने की कोशिश करें जिन्हें अभी भी फिर से जोड़ा जा सकता है, और जो अब नहीं मिल सकते, जो बच्चे विदेश भेजे गए थे या जो अब वयस्क हैं, उनके लिए यह अधिक जटिल है, लेकिन कम से कम वे अपने मूल के बारे में सच्चाई जान सकते हैं। प्रिया, जिसने जांच का बारीकी से पालन किया था, ने एक निर्णय लिया। मैं मदद करना चाहती हूं, उसने कहा। मैं ट्रस्ट फंड के पैसे का उपयोग एक फाउंडेशन बनाने के लिए करना चाहती हूं, एक जो परिवारों को फिर से मिलाने में मदद करे, जो कानूनी खर्चों का भुगतान करे, जो मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करे। राधा और राजेश ने एक दूसरे की ओर देखा। यह बहुत काम है, राजेश ने कहा, और बहुत जिम्मेदारी। मुझे पता है, लेकिन यह सही है। प्रिया फाउंडेशन 3 महीने बाद अस्तित्व में आया। इसका मिशन अवैध गोद लेने और बाल तस्करी के पीड़ितों को सच्चाई खोजने में मदद करना था, और जब संभव हो उनके जैविक परिवारों से फिर से मिलना था। अपने पहले साल में फाउंडेशन ने 12 परिवारों को फिर से मिलाने में मदद की। 12 माताओं ने उन बच्चों को फिर से गले लगाया जिन्हें वे हमेशा के लिए खो चुकी थीं। दर्द की 12 कहानियों को आखिरकार एक सुखद अंत मिला। फाउंडेशन की दूसरी वर्षगांठ एक विशेष तारीख के साथ हुई। वह दिन जब अदालत ने आखिरकार मीना और सांसद शर्मा के भ्रष्टाचार नेटवर्क से संबंधित सभी मामलों को बंद कर दिया। कुल 27 लोगों को दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश, राजनेता, व्यवसायी, वकील, सभी एक के बाद एक गिरते गए जैसे डोमिनोज के टुकड़े। जज राकेश वर्मा को 35 साल की सजा मिली। वह फिर कभी अदालत में पैर नहीं रखेगा, सिवाय एक आरोपी के रूप में। सांसद शर्मा अपने मुकदमे समाप्त होने से पहले जेल में दिल का दौरा पड़ने से मर गया। कुछ ने कहा कि यह कर्म था, दूसरों ने कहा कि वह इसके लायक था, और मीना देवी चुपचाप अपनी सजा काटती रही। उसने अपील नहीं की, उसने साक्षात्कार नहीं दिए। वह बस सार्वजनिक नजर से गायब हो गई, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। राधा अंतिम सुनवाई में शामिल हुई, जहां सजाएं पढ़ी गईं। जब सब कुछ खत्म हो गया तो जज सुनीता शर्मा ने उसे अपने चैम्बर में बुलाया। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहती थी, जज ने कहा। आपने और आपके परिवार ने जो हासिल किया है वह असाधारण है। हमने बस वही किया जो हमें करना था। आपने उससे कहीं ज्यादा किया। आपने एक भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर किया जो दशकों से काम कर रही थी। आपने उन परिवारों को बचाया जिन्हें अपने दम पर कभी न्याय नहीं मिलता। आपने एक फाउंडेशन बनाया है जो जीवन बदल रहा है। मेरी बेटी क्रेडिट की हकदार है। यह उसका विचार था। प्रिया एक असाधारण बच्ची है, लेकिन उसकी एक असाधारण मां थी जिसने उसे न्याय और करुणा का मूल्य सिखाया। राधा को लगा कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं। ऐसे पल थे जब मुझे लगा कि मैं कभी उस घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, कि मैं उस महिला की रसोइया के रूप में मर जाऊंगी जिसने मुझसे सब कुछ चुरा लिया था। लेकिन आप नहीं मरी, आप बच गईं, और अब अपनी बेटी के साथ स्वतंत्र हैं, दुनिया में बदलाव ला रही हैं। जज ने उसे हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर सम्मान मिला, श्रीमती शर्मा। राधा ने इशारा स्वीकार किया। सम्मान मेरा है, माय लॉर्ड। जीवन चलता रहा। प्रिया बड़ी हुई, हाई स्कूल में दाखिला लिया, दोस्त बनाए, जुनून खोजे। उसे अभी भी कभी कभी बुरे सपने आते थे, लेकिन वे कम होते जा रहे थे। राजेश और राधा ने कभी शादी नहीं की। आधिकारिक तौर पर उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उनके पास जो था वह किसी भी कागज से अधिक मजबूत था। फाउंडेशन बढ़ता रहा। 5 साल में इसने 100 से अधिक परिवारों की मदद की।
प्रिया का नाम उन लोगों के लिए आशा का पर्याय बन गया जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। लेकिन एक बात थी जो प्रिया ने कभी नहीं की थी, एक बातचीत जो उसने कभी नहीं की थी। जिस दिन वह 18 साल की हुई, उसने एक निर्णय लिया। मैं मीना से मिलना चाहती हूं, उसने अपने माता पिता से कहा। राधा और राजेश ने चिंता से एक दूसरे की ओर देखा। क्यों? राधा ने पूछा। क्योंकि मुझे वह अध्याय बंद करना है। मुझे उसे आखिरी बार देखना है और उसे बताना है कि मैं उसे बचपन में कभी नहीं बता पाई। क्या आप निश्चित हैं? हाँ, यह कुछ ऐसा है जो मुझे अपने लिए करना है। राजेश ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हम तुम्हें जेल तक ले जाएंगे, लेकिन बातचीत तुम्हारी है। प्रिया उस महिला जेल गई जहां मीना अपनी सजा काट रही थी। वह 6 साल से वहां थी। पैरोल के लिए आवेदन करने से पहले उसे कम से कम 6 और साल बाकी थे। मुलाकात कक्ष वही था जहां वे सालों पहले बात कर चुके थे, जब प्रिया 11 साल की थी और उसने शांति के बदले में अपना ट्रस्ट फंड पेश किया था। मीना 2 गार्डों द्वारा एस्कॉर्ट की गई। वह बूढ़ी, थकी हुई, हारी हुई लग रही थी। जेल में समय उसके साथ दयालु नहीं रहा था। प्रिया, उसने कर्कश आवाज में कहा, मैंने तुम्हें फिर कभी देखने की उम्मीद नहीं की थी। मैंने भी आने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मैं यहां हूं। वे आमने सामने बैठे। सन्नाटा भारी था। तुम क्यों आई हो? मीना ने पूछा। कुछ ऐसा कहने के लिए जिसे मैं सालों से छुपा रही हूं। प्रिया ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। सालों तक मैंने तुमसे नफरत की। मैंने तुमसे नफरत की क्योंकि तुमने मेरी मां के साथ क्या किया। मैंने तुमसे नफरत की क्योंकि तुमने मेरे पिता को बंद कर दिया। मैंने तुमसे नफरत की क्योंकि तुमने मुझे पूरी जिंदगी झूठ बोला। मीना ने जवाब नहीं दिया, बस सुनती रही। लेकिन नफरत भारी है और मैं इसे ढोकर थक गई हूं, इसलिए मैं इसे तुम्हारे साथ यहीं छोड़ आई हूं जहां यह संबंधित है। क्या तुम मुझे माफ करने आई हो? नहीं, मैं तुम्हें माफ करने नहीं आई हूं। ओह, तुमने जो किया वह क्षमा योग्य नहीं है। तुमने जीवन बर्बाद कर दिए, परिवारों को अलग कर दिया, लोगों का वस्तुओं की तरह इस्तेमाल किया। तो क्या? मैं खुद को आजाद करने आई हूं, यह कहने के लिए कि अब तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, कि तुम्हारा नाम अब मुझे डर या गुस्सा नहीं दिलाता, कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूं तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मीना ने अपनी नजरें झुकाईं। नफरत से बुरा कुछ नहीं है शायद, लेकिन मैं तुम्हें यही सबसे अच्छा दे सकती हूं। एक और लंबा सन्नाटा था। तुम्हारी मां कैसी है? मीना ने आखिरकार पूछा। ठीक है, खुश है। उसे वह जीवन मिला जिसकी वह हमेशा हकदार थी। और राजेश? हम फाउंडेशन में एक साथ काम करते हैं। मैंने उसके बारे में सुना है। प्रिया फाउंडेशन, यह बिछड़े हुए परिवारों की मदद करता है। हाँ, यह विडंबना है। मैंने परिवारों को अलग किया, तुम उन्हें फिर से जोड़ती हो। यह विडंबना नहीं है, यह न्याय है। मीना ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं इसकी हकदार हूं। प्रिया खड़ी हो गई। कुछ और है जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूं, कुछ ऐसा जो मैंने तुम्हें बचपन में कभी नहीं कहा था। क्या? धन्यवाद। मीना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। धन्यवाद? क्यों? मुझे बिल्कुल यह दिखाने के लिए कि मैं किस तरह की इंसान नहीं बनना चाहती। कभी नहीं। मैंने तुम्हारी गलतियों से किसी भी किताब या शिक्षक से ज्यादा सीखा, और वह कुछ विकृत तरीके से मुझे वह बना दिया जो मैं आज हूं। जवाब का इंतजार किए बिना प्रिया दरवाजे की ओर चली। अलविदा मीना, मैं वापस नहीं आऊंगी। वह पीछे मुड़े बिना बाहर निकल गई और जब उसने जेल के दरवाजे पार किए तो उसे लगा कि उसके कंधों से एक भारी बोझ उठ गया है। आखिरकार वह आजाद थी। अगले साल राधा शर्मा राजेश सिंह परिवार के लिए अच्छे रहे। प्रिया ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय सिंह और जज सुनीता शर्मा से प्रेरित होकर कानून की पढ़ाई की। उसने पारिवारिक अधिकार और नाबालिगों के मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। 25 साल की उम्र में वह अपने क्षेत्र में सबसे सम्मानित वकीलों में से एक थी। बचपन में उसने जो फाउंडेशन बनाया था वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया। यह 7 देशों में काम कर रहा था और 1000 से अधिक परिवारों को फिर से मिलाने में मदद कर चुका था। राजेश, जिसके बाल अब पूरी तरह से सफेद हो चुके थे, ने फाउंडेशन को अपना पूरा समय समर्पित कर दिया। उसने उस काम में वह उद्देश्य पाया था जो वह तब खो चुका था जब उसे उस क्लिनिक में बंद कर दिया गया था। और राधा, वह रसोइया जिसने एक बार सब कुछ खो दिया था, को आखिरकार वह शांति मिल गई जिसकी वह हमेशा हकदार थी। एक दिन अपनी रसोई में रात का खाना बनाते हुए, अपनी खुद की रसोई, किसी और की हवेली की नहीं, प्रिया एक खबर के साथ अंदर आई। माँ, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या हुआ? मुझे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बाल तस्करी के मामलों में सलाहकार के रूप में एक पद की पेशकश की गई है। राधा के हाथ से चम्मच गिर गया। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? हाँ माँ, यह अविश्वसनीय है।
मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे तुमसे, पिता से, हमने यहाँ जो कुछ भी बनाया है उससे दूर जाना होगा। राधा अपनी बेटी की ओर चली और उसके हाथ पकड़े। ध्यान से सुनो, मैंने अपने जीवन के 12 साल तुम्हारे बिना बिताए, तुम्हें गले लगाए बिना, तुम्हें सच्चाई बताए बिना, तुम्हारी मां बने बिना। अगर मैंने उन सालों में कुछ सीखा है तो वह यह है कि प्यार दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए? मुझे लगता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल तुमसे कहता है। और अगर तुम्हारा दिल तुमसे हेग जाकर दुनिया को बदलने के लिए कहता है तो जाओ। हम यहां तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हारे हर कदम पर गर्व महसूस करेंगे। प्रिया ने अपनी मां को कसकर गले लगाया। धन्यवाद मां, सब कुछ के लिए। मुझे धन्यवाद मत दो, बस मुझसे एक वादा करो। क्या? कि तुम कभी नहीं भूलोगी कि तुम कहां से आई हो, कि तुम कभी नहीं भूलोगी उस बच्ची को जिसने एक निर्दोष रसोइये को बचाने के लिए अदालत में दौड़ते हुए प्रवेश किया था। मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस बच्ची ने मुझे वह बनाया जो मैं हूं। जिस दिन प्रिया हेग के लिए रवाना हुई, पूरा परिवार उसे हवाई अड्डे पर छोड़ने गया। राजेश ने उसे एक लंबा और शांत गले लगाया। उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। वह सब कुछ जो वह महसूस करता था वह उस गले में था। राधा ने उसे रेशमी कागज में लिपटा एक छोटा सा पैकेट दिया। यह क्या है? जब तुम पहुंचो तो इसे खोलना। प्रिया ने पैकेट को अपने बैग में रख लिया और अपनी मां को आखिरी बार गले लगाया। आई लव यू मां, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, जितना शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। प्रिया सुरक्षा से गुजरी। उसने आखिरी बार हाथ हिलाने के लिए मुड़ी और गेट की ओर गायब हो गई। राधा और राजेश ने विमान को तब तक देखा जब तक वह उड़ान नहीं भर गया और बादलों में खो नहीं गया। क्या आपको लगता है कि वह ठीक रहेगी? राजेश ने पूछा। मुझे पता है कि वह ठीक रहेगी। वह सबसे मजबूत महिला है जिसे मैं जानता हूं। वह तुम जैसी है, वह हम जैसी है। वे चुपचाप घर लौट आए। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। घर प्रिया के बिना खाली लग रहा था, लेकिन यह एक उदास खालीपन नहीं था। यह बच्चों का स्वाभाविक खालीपन था जो बड़े होते हैं और अपना रास्ता ढूंढते हैं। उस रात जब राधा बगीचे से सितारों को देख रही थी, उसे प्रिया का एक संदेश मिला। मैं ठीक पहुंच गई। मैंने पैकेट खोला। मैं रोई। आई लव यू मां। पैकेट के अंदर एक तस्वीर थी। वह पुरानी, झुर्रीदार, समय के साथ लगभग मिट चुकी थी। इसमें एक युवा महिला एक नवजात शिशु को पकड़े हुए दिखाई दे रही थी। तस्वीर के पीछे कांपती हुई लिखावट में राधा ने लिखा था, मां के रूप में मेरा पहला दिन, मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन। यह एकमात्र तस्वीर थी जिसे राधा उन शुरुआती दिनों की सहेज पाई थी। उसने इसे 12 साल तक छिपा कर रखा था, बिना मीना को जाने। और अब आखिरकार यह वहीं थी जहां इसे होना चाहिए था, अपनी बेटी के हाथों में। 10 साल बाद प्रिया अपने देश लौट आई, एक विशेष सम्मान प्राप्त करने के लिए। बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में उसके काम के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार। समारोह उसी अदालत में आयोजित किया गया था जहां 21 साल पहले 11 साल की बच्ची ने एक निर्दोष रसोइये को बचाने के लिए दौड़ते हुए प्रवेश किया था। राधा और राजेश पहली पंक्ति में बैठे थे। उनके बालों में सफेदी और चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। जब प्रिया पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर चढ़ी तो उसने अपने माता पिता की ओर देखा और मुस्कुराई। यह सम्मान मेरा नहीं है, उसने अपना भाषण शुरू किया। यह उन सभी परिवारों का है जिन्हें सत्ता में बैठे लोगों के लालच और क्रूरता से अलग कर दिया गया था। यह उन माताओं का है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए रोया, जिन्हें उनसे छीन लिया गया था। यह उन पिताओं का है जिन्हें चुप करा दिया गया था। यह उन बच्चों का है जो बड़े हुए, अपने मूल के बारे में सच्चाई जाने बिना। उसने आंसू रोकते हुए एक पल के लिए रुक गई। लेकिन सबसे बढ़कर यह पुरस्कार एक महिला का है जिसने मुझे प्यार का सच्चा अर्थ सिखाया। एक महिला जिसने अपने ही घर में 12 साल तक नौकरानी के रूप में बिताए ताकि वह मुझे बड़ा होते देख सके। एक महिला जिसने अपमान, अन्याय और दर्द सहा बिना कभी उम्मीद खोए। वह महिला आज यहाँ बैठी है और मैं चाहती हूं कि दुनिया उसका नाम जाने। राधा शर्मा, मेरी मां, मेरी नायिका। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। राधा खुद को रोक नहीं पा रही थी। राजेश भी उसकी आंखों में आंसू लिए उसे पकड़े हुए था। प्रिया मंच से नीचे उतरी और उनकी ओर चली। उसने उन्हें सैकड़ों लोगों के सामने गले लगाया, कैमरों की चमक या पत्रकारों की फुसफुसाहट की परवाह किए बिना। हमने कर दिखाया मां, उसने फुसफुसाया। आखिरकार हमने कर दिखाया। राधा ने उसे उस सारे प्यार से देखा जो उसने 3 दशकों से अधिक समय से संजो कर रखा था। नहीं मेरी बच्ची, तुमने कर दिखाया। मैं बस तुम्हारी रसोइया थी। प्रिया आंसुओं के बीच हंसी।
दुनिया की सबसे अच्छी रसोइया। उस रात जब परिवार इतने सालों से अपने घर में एक साथ रात का खाना खा रहा था, राधा ने उन सब के बारे में सोचा जो उन्होंने झेला था। दर्द, झूठ, अन्याय, लेकिन प्यार, बहादुरी और सच्चाई भी। और उसे पूर्ण निश्चितता के साथ पता था कि हर पल का दुख इसके लायक था, क्योंकि सबसे अंधेरे रास्ते के अंत में उसे प्रकाश मिल गया था। एक हफ्ते बाद राधा को एक पत्र मिला। भेजने वाला वह महिला जेल थी जहां मीना अपनी सजा काट रही थी। अंदर एक ही पन्ना था जिस पर कांपती हुई लिखावट में एक ही पंक्ति लिखी थी, प्रिया को उस तरह से पालने के लिए धन्यवाद जैसे मैं कभी नहीं पाल पाई, मी। राधा ने पत्र को चुपचाप पढ़ा, फिर उसे मोड़ा, एक दराज में रख दिया और फिर कभी उसका उल्लेख नहीं किया। कुछ कहानियों को जवाब की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस खत्म होने की जरूरत होती है। शानदार।